तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Dear Sulayo, I'm Maa Shakti. आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 936, दिन शनिवार, तारीख 18 मई 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री शिव कुमार शर्मा साहब, जो बीकानेर राजस्थान से हैं। और आज आपका जो विषय आपने लिया है वो है साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम से कैसे बचें। व्हाट इज साइबर क्राइम एंड हाउ टू अवॉइड साइबर क्राइम। क्योंकि आज के समय में साइबर क्राइम काफ़ी चल रहा है और काफ़ी लोग इसके लालच में आ जाते हैं और फिर लालच में आने के बाद उसमें फंस जाते हैं और फंसने के बाद कुछ ना कुछ खो देते हैं। कहीं हैकर्स लोग यूज कर लेते हैं, कहीं पैसा निकाल लेते हैं, कई जगह ओटीपी मांग लेते हैं, कई जगह जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इतना आइडिया नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ करके कर लेते हैं। ज़्यादा समय लेते हो आदरणीय शिव कुमार साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। अजय सर। धन्यवाद अरविंद जी। मेरी आवाज क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है वॉइस में? बिल्कुल ठीक है, आवाज बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में हम आज का ये सत्र आरंभ करने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्लेटफॉर्म पे हम देखते हैं कि आप अध्यात्म की भी बात करते हैं और आप विज्ञान की भी बात करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अध्यात्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। तो हमने इस प्लेटफॉर्म पे कई बार गायत्री महाविद्या, गायत्री मंत्र के ऊपर और योग के ऊपर हमने इस पे बहुत चर्चा की। आज इसमें विज्ञान सम्मत जो चीज अभी वर्तमान में जो हमारी परेशानी हो रही है उस पे हम बातचीत करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल ही है और मैं साइबर पुलिस स्टेशन पे ही एज ए प्रोग्रामर तकनीकी रूप से वहां पे पोस्टेड हूँ और मेरा ये कार्य क्षेत्र भी है। और मैं देखता हूँ कि मेरे आसपास में बहुत सारे मेरे जानकार है वो खुद साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो ये मंशा हुई कि हमारे जो ऑनलाइन बहुत सारे साथीगण हैं जो जुड़ते हैं उन्हें भी इसकी जानकारी हो जाए कम से कम, ताकि वो इसका बचाव हो पाए। तो इसी कड़ी में आज ये सेशन आरंभ कर रहे हैं और इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये सत्र हम सबके लिए लाभकारी हो। इससे हमारे शारीरिक और मानसिक जो हमारा स्वास्थ्य है वो और अच्छा रहे, हमारे मनोबल अच्छा रहे और हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय जो शक्ति है, अर्थव्यवस्था है, वह भी सुदृढ़ हो और उसमें हम क्या भूमिका निभा पाए, इसके लिए हमारी पात्रता विकसित हो। आइए इसके लिए माइत्र महामंत्र से एक बार प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी साथियों, अभी हम लोग जब नजर दौड़ते हैं कि हमारे आसपास में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं आती है, जैसे कि साइबर क्राइम के इन दिनों में बढ़ रहा है। कोरोना काल के बाद ये टेक्नोलॉजी का हम लोग बहुत अच्छा उपयोग करने लगे और इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो चीजें हैं ये बढ़ती जा रही है और इनका प्रभाव हमारे डे टू डे लाइफ में अधिक से अधिक होने लगा है। तो अगर आप देखेंगे एक छोटे से राजस्थान की मैं बात करूं अगर, तो अभी जो दिसंबर के अंदर जो न्यूज़पेपर में उसमें 21 महीने के अंदर लगभग 1,11,000 लोगों के खातों में से 343 करोड़ रुपए ठगे गए। और उनमें बहुत सारी ठगी तो वीडियो कॉलिंग से, ब्लैकमेलिंग से हुई है, ज्यादातर ठगी कोरोना काल में। और ऐसे चीजें हमारे साथ हो रही है इन दिनों में जिनमें हमें पता भी नहीं लग पा रहा है कि ये हमसे ठगी हुई है। तो आइए इन ठगियों का कारण क्या है हम इस पूरे पीपीटी में हम देखेंगे। साइबर क्राइम क्या है, ये कैसे होता है, इससे कैसे बचा जाए, और फिर यदि फ्रॉड हो गया तो क्या क्या स्टेप उपयोग में लिया जाए। यानी 4 चरणों में इसे बनाया गया। तो ये तो हम देख रहे हैं कि ये फ्रॉड हो रहा है और इनमें ये शुरुआत तो कोरोना काल में हुई
और इनमें केवल ये नहीं, इनमें बहुत अधिक मात्रा में कोरोना काल में बच्चों को लिए स्कूल में छूट दे दी गई कि चलो स्कूल का वर्क शुरू होगा, तो हमने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। और ये वो बच्चे थे जो अभी नई दुनिया में प्रवेश किए, उन्होंने एक नई नई चीजें देखी। और अगर हम आगे अभी जब इस कोरोना के बाद के समय का हम देखें एनालाइज, कि उस समय का जो एक समय था जिसमें कंप्यूटर दिया गया उनके हाथ में, मोबाइल दिया गया, इंटरनेट दिया गया, स्कूल की क्लास वहां लगने लगी, और उसके साथ साथ में जो और चीजें उन्होंने इस पूरे पिछले जो 10 सालों में जो चीजें उनके हाथ में नहीं हुई, वो काम वो होने लगे। तो इनमें देखने पर ये पता लगता है कि इनमें सबसे अधिकांश जो इसमें टारगेट हुई है वो हमारे भारतीय महिलाएं हुई है, लड़कियां हुई। इवन फेसबुक और इंस्टाग्राम खुद ये मानता है कि जो हमारी लड़कियां हैं, जो टीनेजर्स है, जो कम आयु की लड़कियां हैं, उनके ऊपर इस पे कंपनी ने ये माना है कि उस पे बहुत ज्यादा उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ा है। उनकी हेल्थ पर, उनकी मेंटल स्टेट पर, उनकी गुडविल पर, उनके आसपास के वातावरण पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है। और ये बच्चों पे भी बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, और इसका कारण होता है कि हम अपने हर बात को हम शेयर करते जा रहे हैं ऑनलाइन, और उन बातों को शेयर करने के बाद वेट कर रहे हैं कि हमारा इस पे कितने लोग हमें लाइक करें, कितने लोग हमें पसंद कर रहे हैं, कितने चीजों पे इफेक्ट पड़ रहा है। बच्चों के ऊपर भी ये बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अगर बच्चों को हम आजकल देखते हैं खाना नहीं खा रहे तो हम बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, और बच्चे मोबाइल देखकर भोजन कर रहे हैं। इसका भी बहुत इफेक्ट पड़ा हमारे सोसाइटी में कि बच्चों की जो ग्रोथ है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। और बच्चों को जो रात को सोने से पहले उन्हें कोई दादी माँ की कहानियां होती थी, या हम लोग उन्हें कहानियां सुनाए जाते थे, आजकल ऐसा हो गया कि हम बच्चों को अलग कमरे में सुलाते हैं और वो रात को कुछ देखने के बाद सोता है, यानी कुछ मूवी या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं। और इनका परिणाम ये होता है कि उनकी जो नींद है वो पूरी प्रॉपर नहीं हो पाती है, और सुबह उठने में लेट होता है और हमें उठाने में बड़ी समस्या होती है। उसका कारण होता है कि मोबाइल से निकलने वाली और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकलने वाली उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए उसमें एक लाइट डाली जाती है, वो ब्लू लाइट है, उससे वो बहुत सुंदर दिखता है और उसमें चमक आती है। लेकिन ये ब्लू लाइट हमारी आंखों की रोशनी पे जब जाती है तो हमारे जो ब्रेन है उस ब्रेन को ये मैसेज देता है कि अभी तो दिन है, और इसकी वजह से हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो ये संकेत देती है कि अभी दिन है इसलिए सोना नहीं है। तो हमारा जो सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो ढंग से काम नहीं कर पाता, इस ब्लू रेज से इतना इफेक्ट पड़ता है हमारे नर्वस सिस्टम पर। और इसका परिणाम होता है कि जो बच्चे हैं उनके अंदर लो एक कंसंट्रेशन पावर होता है, यानी एकाग्रता की बड़ी कमी आ जाती है, और उनकी मेमोरी पर भी प्रभाव पड़ता है। यदि ये इतना इफेक्ट पड़ने लगा नींद के ना लेने की वजह से, प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से। और इसका मेन कारण ये भी देखा गया है कि बच्चे फिजिकली गेम नहीं खेल पाते, माता पिता साथ में नहीं खेलते। खेल की जब भावना हम खेलते हैं, बच्चों के साथ एक गेम खेलते हैं, तो बच्चों में उत्साह आता है, उमंग आती है और उसमें जोश आता है। सामान्यतः हम माता पिता इस तरह से व्यस्त होते जा रहे हैं अपने काम में, अपने वर्क में, कि हम बच्चों के साथ खेल नहीं पा रहे हैं। और उसका परिणाम क्या हो रहा है? इसका परिणाम हो रहा है कि बच्चे एक ऐसी दुनिया की तरफ जाने लगे जहां पे उन्हें कौन एक मित्र है उन्हें ये पता ही नहीं लगता कि कैसे मित्र बनते हैं। तो साइबर फ्रॉड में एक बहुत बड़ा जो हिस्सा होता है वह होता है कि बच्चों को एक ऐसा मित्र मिल जाता है जो उनके साथ एकदम दोस्त की तरह व्यवहार करता है। वो एक ऐसा वातावरण बनाता है कि उसे फील कराता है कि वो एक बेस्ट फ्रेंड है। इसको साइबर ग्रूमिंग कहा जाता है, यानी कि बच्चों की साइकोलॉजी को जानकर उनसे इस तरह की बातचीत करना, उन्हें इस तरह से उपहार देना, उनकी तारीफ करना, और बच्चे यानी लड़के या लड़कियां इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि उसे अपना दोस्त मान लेते हैं। यहाँ तक बात नहीं रुकती है, वो दोस्त जो बना है वो आपके परिवार के, चूंकि बच्चों के पास आपके सबकी चीजें पता होती है, वो आपके बैंक अकाउंट्स, वो आपके जो ईमेल अकाउंट, उसके साथ में जो आपके एटीएम मशीन, आपकी आईडी कार्ड की सारी सूचना वह बच्चों से प्राप्त कर लेता है। और ये आसान टारगेट होता है क्योंकि बच्चों को सब याद होता है और बच्चों को बातचीत करके उन्हें विश्वास में लिया जा सकता है। और इस प्रकार से हैकर बच्चों के माध्यम से ये लूट बहुत अच्छे से कराते हैं। इसके अलावा बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो उन्हें ऐसी क्लिप, ऐसी मूवी भेजी जाती है
जो कि थोड़ा सेक्सुअल होती है, एडल्ट होती है, और बच्चे जब उन्हें देखते हैं तो उन्हें आधी क्लिप दी जाती है, पूरी दिखने के लिए उन्हें कोई टास्क दिया जाता है, या उसे लिंक पर क्लिक करने के लिए कहा जाता है, या कोई फिल्म या कोई गेम डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए दी जाती है। और अगर वो पूरी डाउनलोड करेंगे तभी आप वो पूरी क्लिप देख पाएंगे, पूरी स्टोरी देख पाएंगे। जैसे कि हम एक पार्ट को देख लेते हैं और हमारी इच्छा रहती है कि उसका अगला पार्ट क्या रहा, हम जल्दी जल्दी उसको पूरा करें। तो इस प्रकार से वो आधा अधूरा बना के छोड़ देते हैं, और बच्चे उस ललायत होके ऐसी एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं जिससे आपका मोबाइल, आपका कंप्यूटर की सारी इंफॉर्मेशन हैकर के पास जाने लगती है। इसका कारण तो एक तो यही है कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। अब हम बात ये करते हैं कि एज ए पेरेंट्स, एज ए हम अपने माता पिता अपने बच्चों के साथ कैसे बिहेव करें, क्या हम तरीके यूज किए जिससे हमारे ये जो साइबर फ्रॉड हो रहे इनसे हम बच पाए। तो इसमें सबसे मुख्य जो बात चीज नजर आती है ना, वो आती है सेल्फ अवेयरनेस। यानी सबसे पहले तो माता पिता को सीखना होगा आज इस उम्र में भी कंप्यूटर क्या है और कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें होती है। ये इसलिए जरूरी है कि आपके आसपास में जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, वो कंप्यूटर के माध्यम से बहुत तेज गति से हो रहा है। तो आपकी उम्र में इन चीजों को सीख लेना अच्छा है। अगर बात करें अध्यात्म की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि जो व्यक्ति अभी उन चीजों को सीखता है, समझता है या ज्ञान प्राप्त करता है, और अगले जन्म जब प्राप्त करता है तो वो सारा ज्ञान में से वापस लौटा देता हो। यानी कि यदि आप आज इन चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, इस पे अभ्यास करते हैं, तो ये आवश्यक हो गया कि आने वाले आपका जो जीवन है, चाहे अगर आपको दोबारा जन्म लेना पड़ा तो भी आप इन चीजों के लिए तैयार हो सकते हैं। एक और भी बहुत आवश्यक बात होती है कि जब हम कोई चीज को सीखने की भावना रखते हैं तो हम विद्यार्थी बन जाते हैं, और एक विद्यार्थी की भावना जब हमारे अंदर आती है तो हमारा शरीर भी विद्यार्थियों की तरह हो जाता है, और विद्यार्थियों के शरीर ऊर्जा से भरा होता है, नए सेल्स बनते हैं, उनका मूलाधार, उनका जो मणिपुर चक्र बहुत तेज गति से काम करता है, और हमारा उससे स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, यदि सीखने की भावना से, विद्यार्थी की भावना से। और बच्चों से सीखना और अच्छा रहता है। आप बच्चों के साथ सीख सकते हैं, उनकी जिज्ञासा, उनकी बातों को सीखिए, उनके साथ दोस्ती करिए, इवन उनके फेसबुक फ्रेंड, और अगर व्हाट्सएप चलाते हैं, अगर वो फेसबुक चलाते हैं, अगर इंस्टाग्राम चलाते हैं, तो उनमें भी आप उनके अकाउंट में अपने दोस्ती बनाइए और देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं, कौन कौन उनके दोस्त हैं, कौन किन किन तरह के लोगों से वो बातचीत करते हैं, किसने क्या कमेंट्स किया, उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, ताकि आपके आसपास के जो बच्चे हैं उनमें उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाए। और इस तरह से आप उनकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास में बच्चे यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, टेलीग्राम देखते हैं, तो उनको आप अवेयर कर सकते हैं कि क्या चीज देखनी चाहिए, कैसे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे रिप्लाई करना चाहिए। यदि आपके बच्चे यूट्यूब देखते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो आप उन्हें एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और आपको मैं यहाँ एक ऐसी सेटिंग बताता हूँ जिसके माध्यम से आप अपने यूट्यूब के जो फंक्शन है उसमें जाकर ऐसा ब्लॉक कर देंगे जिसमें आपके बच्चों के एडल्ट कंटेंट को फिल्टर हो जाएगा। ऐसी जो चीजें हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं है वो लॉक हो जाएगा। वो कहाँ से होती है, यदि मान लीजिए आप जो 4 स्क्रीन में पहली पहली स्क्रीन में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि फर्स्ट स्क्रीन के अंदर जब आप देखते हैं तो यहाँ आपका जो एक आइकन दिखाई देता है, यानी इसमें मैं इसका प्रेजेंटेशन पॉइंटर चेंज कर लेता हूँ तो आप और अच्छे से देख पाएंगे। देखेंगे आप यहाँ जो जगह है ना, इस जगह पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको अगली स्क्रीन खुल जाएगी, ये वाली। इस अगली स्क्रीन पर जब आप यहाँ देखेंगे तो ऊपर ही ऊपर में आपको दिखाई देगा यहाँ पे एक सेटिंग का बटन। उसमें जब आप जाएंगे वहां पे तो आपको मिलेगा यहाँ पे जनरल सेटिंग में, और वहां जाएंगे तो नीचे नीचे आएगा रिस्ट्रिक्शन मोड। इसको आपको ऑन कर देना है। जब आप ये ऑन कर देंगे तो आपके मोबाइल में यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। ये एक तो इसका बहुत बढ़िया ये फायदा है, भाई साहब जैसे यानी हमने इससे सेटिंग, हमें ये लाभ मिल जाएगा। ये भाई साहब जैसे सेटिंग मैंने खोली है अभी इसमें, तो सेटिंग में तो कनेक्शन आ रहा है, तो वहां टिक क्लिक करना है पहले जैसे। नहीं, जहां आपका देखिए, आप पहले यूट्यूब का जो एप्लीकेशन है मोबाइल में अच्छा वहां जाएंगे तो जहां नीचे नीचे आपका होम और ये चीजें आती है, वहीं नीचे नीचे आपका फोटो लगा हुआ आपकी प्रोफाइल आएगी। जब हम्म आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना, जहां हम्म आपकी प्रोफाइल आ रही है, प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अगली स्क्रीन पे आपको दूसरी चीज दिखाई देगी। एक मिनट मैं इसको
यानी कि पहले मिला मुझे यूट्यूब खोल लेता हूँ ना, Sure. यूट्यूब। हाँ, मिला आपको? यूट्यूब खोल लिया, ठीक है, खोल लिया। तो यूट्यूब खोलने के बाद में हाँ, अच्छा, ऊपर में आप देखिएगा ना, ऊपर तीन। जब आप खोलेंगे तो ऊपर में सेटिंग का एक बटन बना हुआ है। सेटिंग जैसा आइकन दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे, हमने यहाँ प्रेजेंट किया हुआ है, तीर का निशान। जब ओके आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो वहां सारी सेटिंग आएगी, उसमें हमें जानना है जनरल सेटिंग। ओके ओके जनरल में जब जाएंगे ना तो आपको नीचे नीचे आएगा रिस्ट्रिक्टेड मोड। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सर, कंटिन्यू करो सर, ठीक हो। मिला? मैं देख लूंगा, उसका मुझे इतना आता नहीं है, मैं देख लूंगा। चलिए। चलिए कोई नहीं, आप अगर नहीं मिले ना किन्हीं को भी, तो आप देखिएगा, मैंने यहाँ देखा है बच्चों के मोबाइल देने से पहले यूट्यूब हम्म पर तीन हम्म, सेटिंग जरूर कर ले। ये जो लिखा हुआ है ना, इस तरह के जो वीडियो है वो आप यूट्यूब पे वीडियो देखकर भी आप सेटिंग समझ सकते ठीक हैं। है सर, इट्स ठीक। व्हाट वेरी बहुत इजी है। आप सिर्फ ये देखिएगा कि आपके मोबाइल में रिस्ट्रिक्शन मोड कहाँ आता है, वहां जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। थैंक मैं यू सर। अगली चीज ले लेता हूँ, अगली स्लाइड ले लेता हूँ। आप अपने बच्चों के कौन कौन सी वो चीजें देख रहे हैं, तो अगर आप गूगल वो यूज कर रहे हैं और अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो हर जगह हिस्ट्री आती है। आप उसके हिस्ट्री पे टच करके ये देख पाते हैं कि उन्होंने कितने कितने बजे कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सेस किया है, क्या क्या चीजें उन्होंने देखी है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो मोबाइल हैंडसेट है उसमें सेट स्क्रीन टाइम नाम से एक फंक्शन है, सेट स्क्रीन टाइम। इसमें आप एप्लीकेशन वाइज स्क्रीन टाइम सेट कर दीजिए, कितने कितने घंटे कौन कौन सी स्क्रीन को आप देख सकते हैं प्रति 24 घंटे में। तो वो अपने आप रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, अगर उससे आगे पीछे बच्चा कर रहा है तो वो अपने आप पे लॉक कर देगा। यदि आपके ये सेट स्क्रीन टाइम नहीं मिलता है तो आप गूगल कंपनी के द्वारा बनाया हुआ एक प्रोग्राम है, गूगल फैमिली लिंक। ये गूगल फैमिली लिंक है ना, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ तीन चीजें दिखा रहा हूँ। यदि आपके मोबाइल में डिजिटल वेलबींग यानी कि सेट टाइमिंग है तो आप वो यूज कर लीजिए। यदि वो नहीं है और आप एंड्रॉयड बेस यूज कर रहे हैं तो गूगल का फैमिली लिंक वाला प्रोग्राम यूज कर लीजिए। और एक आपका जो राउटर होता है, राउटर जिसका मतलब जैसे आप जियो फाइबर वगैरह यूज करते हैं, तो उसकी सेटिंग में भी जाकर आप लॉक कर सकते हैं। जो पेरेंटल लॉक आपको दिखाई देता है, इस पेरेंटल लॉक में आप अपने आस परिवार के आप लॉक लगा के और कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कंटेंट्स नहीं दिखे, तो वो बच्चे उन चीजों को नहीं देख पाएंगे। ये सेटिंग भी की जा सकती है। इसके अलावा भी अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप साइबर फ्रॉड के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, और रिपोर्ट के लिए भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक कंप्लेन का पोर्टल है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट नाम से एक पोर्टल है। वो है साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, साइबर क्राइम पोर्टल। आप नेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे मैं उसका लिंक भी दूंगा और कैसे करना है ये भी बताया जाएगा। और यहाँ जाके आप अपनी समस्या दर्ज कर देते हैं। लेकिन दर्ज करने से पहले ये समझ लीजिए कि वास्तविकता में साइबर क्राइम कहते किससे हैं। आपसे किसी ने धोखाधड़ी की, आपसे किसी ने आपका मोबाइल ओटीपी पूछा, या किसी ने आपको दबाव बना के पूछा और आपने उसको दे दिया, तो ये साइबर क्राइम नहीं है। साइबर क्राइम वास्तविकता में क्या चीज है इसको समझना जरूरी है। साइबर क्राइम कंप्यूटर की मदद से, कंप्यूटर के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जानकारी या उसका धन चुरा लेता है और उसे इस बारे में जानकारी भी नहीं हो पाती है। वो उसकी उसकी सारी जो एक्टिविटीज है वो अपने अंडरटेकिंग में ले लेता है। या दूसरे शब्दों में मैं ये बात करूं कि कंप्यूटर के माध्यम से किसी व्यक्ति की निजी जानकारी को प्राप्त करना और उसका गलत इस्तेमाल करना, या किसी को भी निजी जानकारी कंप्यूटर से निकाल लेना या उसकी चोरी कर लेना और उससे धन प्राप्त कर लेना या उसकी छवि को खराब कर लेना, साइबर क्राइम आता है। अगर आपकी जानकारी, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपने मुझे बताया है, तो ये प्रकार से ये साइबर फ्रॉड ना होते हुए, तरीका तो कंप्यूटर यूज किया है लेकिन ये सामान्य अपराध है। यानी साइबर क्राइम में कंप्यूटर की इस्तेमाल करके बिना आपकी अनुमति के वो चीजें ले लेता है, बिना आपको पूछे। तो ऐसे
कैसे होते हैं और क्या क्या तरीके होते हैं, तो आप एक लिस्ट है जो हमने अभी ये पूरा हम सेशन में देखेंगे कि वास्तविकता में साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे ज्यादा जो क्राइम होता है वो है आपका अनऑथराइज यूज, आपके कंप्यूटर का, आपके सिस्टम का, आपके मोबाइल का मैं यूज करूं अनऑथराइज रूप से। इसको शायद शब्द बोलते हैं हैक करना, हैकिंग करना। हैक एक ऐसा तरीका होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिना जानकारी के, उसके बिना अनुमति के, उस मालिक के कंप्यूटर की अवैध रूप से उपयोग करने लगता है। उसके पासवर्ड चोरी कर लेना है, उसके कंप्यूटर को काम में लेना है, ये हैक करना है, या उस कंप्यूटर में जो सुविधा है वो अपने व्यक्तिगत काम में लेना बिना अनुमति के। तो हैक एक ऐसा अपराध है जिसमें कंप्यूटर की प्रणाली को अवैध घुसपैठ करके या तो उसका उपयोग करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है। ये दोनों ही खतरनाक है। और अगर ये ज्यादा क्या होता है, जैसे बच्चों को मना कर दिया ये नहीं देख, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, या बच्चों को स्कूल में मना करते हैं, तो कई बार इसकी शुरुआत में बच्चों में बड़े मन में रहते हैं कि मुझे मना क्यों किया। तो वो अपने ही उस कंप्यूटर सिस्टम, जो स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम है, उसको परेशान करना चाहते हैं, उसके अंदर उनके अंदर इस तरह से चीजें चाहते हैं कि उसके अंदर जाके मैं उसमें छेड़छाड़ करूं। तो ये बहुत ज्यादा उपयोग होने लग रहा है इन दिनों में। इसी को अगले रूप में आता है, ये जो जो हैक कर लेते हैं वही एक काम और करते हैं एडवांस में, वो आपके कंप्यूटर को लॉक कर देते हैं और आपके बिना अनुमति के आप उसको चला नहीं पाओगे। और जब उनसे अनुमति चाहेगी, यानी कि वो व्यक्ति जो लॉक कर लेता है आपके सिस्टम को, आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो, आपकी कोई भी फाइल वहां जो पड़ी है उसे आप खोल नहीं सकते हो, आप कंप्यूटर को चला नहीं पाओगे। आपका पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपके सामने ही, यानी कि जो हैकर होता है उसके हाथ में आ जाता है। और अब वो उसे ठीक करने के लिए, चालू करने के लिए, वापस आपको अधिकार में देने के लिए पैसे मांगता है। तो ये एक प्रकार से ये एक साइबर फ्रॉड का तरीका हुआ, यानी कि एक तो बिना अनुमति के इंफॉर्मेशन ले लेना, एक ले लिया, अब मैं आपको कह रहा हूं बड़े मतलब बड़े गर्व से, बड़े हिम्मत से कि भैया ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें पैसे जमा करा दो, आपका कंप्यूटर मैं ठीक कर दूंगा। नहीं तो आपका कंप्यूटर, आपके डेटा, आपकी इंफॉर्मेशन तो सारी की सारी खराब कर दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा, रुक जाएगी, या आप फॉर्मेट हो जाएगी, आपके पास नहीं आएगी। इसका उपयोग में लिया जाता है वायरस अटैक, वायरस बना के जाता है। वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है उस कोडिंग के हिसाब से काम करता है, लेकिन वो उसका जो बनाने का जो पर्पज है वो गलत नियत से बनाया गया है, गलत दृष्टिकोण से, गलत भावना से बनाया गया है। वो सॉफ्टवेयर में आपके कंप्यूटर के अंदर घुसकर वो काम में लेता है, जैसे टॉर्जन हॉर्स नाम है, टाइम बम, लॉजिकल बम और रेबिट आदि नाम से ऐसे ऐसे वायरस बनाए जाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो आपके कंप्यूटर में जाकर वहां की इंफॉर्मेशन को या तो बदल देते हैं, या उन्हें खराब कर देते हैं, या उनकी इंफॉर्मेशन को आपकी जानकारी के बिना ही दूसरों को सप्लाई कर देते हैं, दूसरों के पास डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये जो वायरस आता है ये आपके कंप्यूटर में किसी न किसी ऐसे माध्यम से घुस जाता है, जैसे पेन ड्राइव से आ गया या किसी ईमेल से अटैच करके आ गया। तो इसीलिए बेटर रहेगा कि आप जब भी अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव डालें तो उसके लिए आप एक अच्छे एंटीवायरस का उपयोग लीजिए। पेन ड्राइव को अटैच करते हैं और पेन ड्राइव में ही वो वायरस आता है एक जगह से दूसरे कंप्यूटर में, और वो हमें पता भी नहीं लगता, वो हमारी यूएसबी इन्फेक्टेड रहती है, जैसे हम डालते हैं हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बेस्ट रहता है हमें एंटीवायरस परचेज करना चाहिए, अच्छा एंटीवायरस लेना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर और मोबाइल को छोड़कर अगर मैं बात करूं तो जो नेटवर्क का सर्विस, जो नेटवर्किंग होती है जिसमें हमारा राउटर होता है जहां से हम सिग्नल जोड़ते हैं, हमारा मॉडेम होता है, इनको भी वो अपना निशाना बनाते हैं और उससे दो काम करते हैं। नेटवर्क यातायात को जो है उसको बाधित करना, या ऐसे संदेश बना के भेजना जिससे आपको बार बार परेशानी होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक सॉफ्टवेयर, एक हैकर ने एक जो राउटर है जिसमें इंफॉर्मेशन ले और दी जाती है, तो उसमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए जब अंदर घुसते हैं तो वो अनुमति नहीं देता है, वो कहता है कि सब आपके पास एक्सेस पावर नहीं है। तो वो क्या करता है, एक साथ बहुत सारे चैनल के माध्यम से उसमें घुसने की कोशिश करता है, और इसमें ये होता है कि उसका जो अंदर का सिस्टम है वो क्रैक हो जाता है, खराब हो जाता है, जवाब नहीं दे पाता, उस रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, उसकी कोडिंग काम नहीं कर पाती, और वो फेल होने की वजह से जो हैकर है वो उसके अंदर घुस जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा इस तरह के सिचुएशन को रोकने के लिए
आप जब भी लॉग इन करते हैं आपके सिस्टम से, तो वो आपसे कैप्चा कोड मांगता है, एक अटपटे अंग्रेजी शब्द, टेढ़े मेढ़े अक्षर मांगता है, जिससे मानव को, यानी मानव या जो दिमाग वाला व्यक्ति है वो देखकर भर सके, उसमें रोबोटिक रूप से नहीं डाला जा सके। वो इसीलिए किया जाता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर बना के कंप्यूटर को हैंग ना किया है, कंप्यूटर पे बार बार ट्रैफिक जाम नहीं किया जाए। तो ये भी हैकर्स इस तरह से सर्विस अटैक करते हैं, जैसे कि हमारे फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, या हम कई बार जीएसटी का या इनकम टैक्स का आज हमें रिटर्न भरना पता है, पता लगा हमारा साइट नहीं चल रहा है, तो हैकर जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि लोगों को परेशानी हो और हमारी जो पब्लिक जो सुविधाएं हैं वो बाधित हो, और हम उसे त्राही त्राही हो जाए और वो अपने आप को लोहा मनाए कि देखिए हमने आपको काम किया है, एज एक आतंकवादी के रूप में हमें परेशान करने के रूप में वो ऐसी सुविधा, ऐसी चीजें करते हैं। वेबसाइट हैकिंग करना भी एक बहुत आजकल प्रचलन में है। कई कई बड़ी बड़ी जो अच्छे संपन्न वेबसाइट के मालिक होते हैं, उनकी वेबसाइट को, पूरी की पूरी वेबसाइट को हैक कर लेते। अब हैक करने का मतलब, उद्देश्य ये होना होता है कि उसमें जो निजी जानकारियां अन्य अन्य लोगों की है, वो सारी जानकारियां आ जाती है और सारी जानकारियों का उपयोग मार्केट में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में जो मार्केट में सबसे बड़ी जो ताकत थी, वह पूछा जाता था क्या ताकत है, तो बोले पूरे विश्व युद्ध में जो उभरा नाम कि भाई इस पूरे विश्व को संभालने के लिए जो मेन ताकत है वो गॉड है। लेकिन ये वो गॉड नहीं जो भगवान के रूप में हम कहते हैं। उन्होंने कहा जी फॉर गोल्ड, ओ फॉर ऑयल और डी फॉर डॉलर, तो ये नाम आता था। लेकिन धीरे 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 आज एक नया युग आ गया। अब जो नया युग आ गया उसमें गोल्ड तो वहीं पर है, ऑयल भी वहीं पर है, लेकिन डॉलर की जगह डेटा आ गया। ये जो डेटा है ना, ये आपका बिकता है, बाजार में बिकता है। तो जो अभी बात कर रहा हूँ वेबसाइट हैकिंग की, तो एक ऐसी वेबसाइट है जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स डिजाइन करती थी, वो ऑनलाइन उसको बेचती थी, यानी ऑनलाइन आप ऑर्डर करके मंगवा सको। तो बहुत सारी महिलाओं ने उस पे अपना अकाउंट बना रखा था, अपने ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर डाल रखा था। इवन वो जो बार बार सामान खरीद रहे थे तो उनकी पूरी लिस्ट आती थी, क्या उनको पसंद है, कौन सी डिजाइन पसंद है, कौन सा कलर, कौन सा साइज। अब हैकर ने क्या किया, उन्हीं उस वेबसाइट को हैक कर लिया है। जीवी नाम से जो वेबसाइट थी, उसे हैक करने के बाद उसकी जो सारे डेटा है वो पब्लिकली बाजार में बेचे गई, लाखों करोड़ रुपए में बेचे गए। अब ये डेटा जब लोगों के पास जाता है, तो भारतीय जो महिला है उनकी वो जो डिटेल्स है उसका कितना दुरुपयोग हो सकता है, इसके बारे में सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लगा। सब इसमें बड़े घबराने लगेगा, अब तो बहुत मुश्किल होने लगेगी, क्योंकि वो उनकी नियंत्रण हर जगह होने लगा। आपकी सारी इंफॉर्मेशन, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सब आने लगा। तो ऐसी महिलाओं को टारगेट बनाया जाने लगा और उनसे, उन संपन्न महिलाओं को किस तरह से बचाया जा सके, ये साइबर पुलिस स्टेशन या साइबर जो डिपार्टमेंट है उनके लिए बड़ा मुश्किल का काम हो गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि वेबसाइट पर हैक हो जाना है। एक और भी चीज होती है कि हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट में जो यूजर आईडी पासवर्ड बनाते हैं ना, तो हमें याद रहे, हम अमूमन हर वेबसाइट पर एक जैसे बना देते हैं, हर वेबसाइट पर। तो अगर कोई हैकर आपकी एक वेबसाइट को हैक करता है, तो उसके पास आपकी सारी जानकारी आ जाती है, इवन आपका यूजर आईडी और आपका पासवर्ड भी आ जाता है। हालांकि पासवर्ड जो है वो हैश वैल्यू में जनरेट रहता है, लेकिन उसी हैश वैल्यू से वो आपकी जानकारी जुटा लेता है। अगर आपने एक ही जैसा पासवर्ड सब जगह लगा रखा है तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर वो सारी जगह पहुंच जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। तो इसको कैसे ठीक करना है ये हम अगली कड़ी में भी समझेंगे, सीखेंगे। और एक और चीज भी जैसे हमने बताया था बच्चों के साथ में, तो बच्चों के इस मामले में एक और नई चीज भी उभर के आती है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज। इसमें बच्चों को अश्लील सामग्री दिखाई जाती है, बताई जाती है, और फिर उन्हें बताया जाता है कि ये तो सामान्य चीजें हैं, और उन्हें उसमें लालच देकर उनसे अनुचित कार्य करवाया जाता है, उनसे प्रलोभन दिया जाता है। मैं आपको ये जानकारी बता देता हूँ कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी ना केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बैन है। उसको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको बनाना, उसको सर्कुलेट करना। यदि आप भारत में रह रहे और भारत में रहकर आप कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफी या चाइल्ड बच्चों के सेक्सुअल वीडियो बनाकर आप अपलोड कर देते और आपको बहुत ज्यादा यूजर्स मिलेंगे या किसी को भेज देते हैं, तो भारत सरकार का एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो इस तरह की वीडियो को चेक करता है। और जब उन्हें मिलता है ऐसे वीडियोस को,
तो वो उन्हें डिटेक्ट करता है और आपकी आईपी एड्रेस, आपने कब कितने बजे डाला, वो सारी रिपोर्ट बना के और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं ऐसे ही एक थाने में काम करता हूँ और हमारे पास पूरे राजस्थान से हमें बुलाया जाता है और पर्टिकुलर हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो एरिया है, उससे संबंधित जो केस है वो हमें दिए जाते हैं। हम लोग अपनी हार्ड डिस्क लेके जाते हैं, उनमें बाकायदा हमें वीडियो मिलता है, उन व्यक्तियों का कॉन्टेक्ट नंबर मिलता है, उन व्यक्तियों का एड्रेस मिलता है और हमारा उन लोगों का, जो हमारे जिले के लोग हैं, उनके डेटाबेस बोलते हैं, उनको हम लोग टिप लाइन बोलते हैं। ये हमारे पास वहां से डेटा आता है और उस डेटा को फिर हम संबंधित थाने को बुलाकर भेजते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस पर आप कार्रवाई करिए। जब वो वहां जाते हैं तो पता लगता है कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कोई बच्चा है जो इस तरह की चीज को देख लिया है। कई बार तो ये होता है कि उन्हें ये पता भी नहीं होता कि हमने देखा, बल्कि उनका जो वाईफाई है वो खुला था और वो वाईफाई खुला था और उसमें जिस व्यक्ति ने अंदर एंटर हुआ वहां से उसने डाल दिया और उनको भी नहीं पता लगा। तो हमें इन चीजों को ध्यान रखना है कि हमारा वाईफाई अन्य व्यक्तियों के लिए ओपन ना रहे, उसे हम सबके लिए खुला ना रखें, क्योंकि उसमें कोई भी एंटर ना हो। उसके पासवर्ड भी हम स्ट्रांग बना के रखें, हर व्यक्ति को उसके शेयर ना करें और समय समय पर पासवर्ड बदलते रहे, क्योंकि एक बार पासवर्ड आपने दे दिया, उसके पास मोबाइल में सेव हो गया, वो अन्य व्यक्ति को भी दे सकता है, चाहे आपने उसको बताया या ना बताया हो। वो उसका बार कोड से अन्य व्यक्ति को उस पासवर्ड दिया जा सकता है। तो आप अपने राउटर के, यानी वाईफाई का जो आपका मॉडेम है, उसके पासवर्ड चेंज करते रहे और अपने मोबाइल को दूसरों को ना दे, क्योंकि अन्य व्यक्ति अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है उन सामग्री को, तो भी वो आपके रडार में आ जाता है, आप उसके अंदर फंस जाते हैं। इसके अलावा साइबर स्टॉकिंग आता है, जिसके अंदर अपराधी क्या करता है, किसी कमजोर व्यक्ति को बार बार परेशान करता है, उन्हें पीछा करता है, उन्हें मानसिक तनाव देता है, उन्हें पीड़ित करता है, उन्हें धमकाता है, उन्हें बताता है। इनमें महिलाएं अधिकतर होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, पुरुष भी होते हैं। जैसे कि अभी इन दिनों में जो हमारे थाने में केस आते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि व्यक्ति लोन के लिए ढूंढ रहा था, लोन ले लूं, लोन ले लूं, और वह नेट पे जब ढूंढ रहा था तो उसके डेटाबेस चले जाते हैं कि ये लोन लेने वाला है। तो लोन वाली कंपनियां उनसे संपर्क करती है और उन बोलते हैं हम आपको एकदम सस्ता और कम कीमत में और एकदम बिना कम फॉर्मेलिटी के आपको लोन उपलब्ध करा देते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके अपने मोबाइल में लीजिए और वहां से आप फॉर्म भरिए। विदिन 2 घंटे में आपको लोन सेक्शन हो जाता है। व्यक्ति ये चाहता है कि क्यों मैं परेशान हूँ, क्यों मैं बैंक के चक्कर निकालूं, क्यों मैं अपनी चीजें दूं, वो सीधा सीधा बैंक की एप्लीकेशन को डाउनलोड करता है, बाकायदा अपनी डिटेल्स भरता है और उसका लोन पास होकर उसके खाते में पैसे भी आ जाते हैं। और वो पैसे आने के बाद उसकी ईएमआई भी शुरू हो जाती है, उसका पैसा भी जमा कराना शुरू हो जाता है। लेकिन वो जो एप्लीकेशन है, उसके एक्सेस की अनुमति दी जाती है कि आपके कॉन्टेक्ट नंबर क्या क्या, उसके एक्सेस दिया जाए। आपका फेसबुक, आपके व्हाट्सएप का भी वो एक्सेस ले लेती है। अब आपको लोन तो आपने ले लिया और आप चुका भी रहे, लेकिन उनकी परेशानियां, फोन आना, धमकियां आना शुरू होता है कि जल्दी से जल्दी लोन चुकाई। आपने कहा हमें थोड़ा समय दीजिए, हम चुका रहे, और बार बार परेशान करते हैं और फिर आपको धमकी दी जाती है कि यदि आपने समय पर नहीं चुकाया तो आपकी कांटेक्ट नंबर की लिस्ट हमारे पास है, हम सबको मैसेज कर देंगे, हम सबको फोन करके दे देंगे कि फला फला व्यक्ति जिनका फोटो ये है, इन्होंने हमारे से लोन लिया, अभी तक चुकाया नहीं। इस तरह से धमकी देना, इस तरह से परेशान करना। यदि आपने पैसे दे भी दिए समय पर, उनका जो लिया है, फिर भी वो डिमांड उनकी बढ़ जाती है और वो बार बार आपको परेशान करते हैं। इतना मानसिक टॉर्चर होके हमारे यहाँ लोग आते हैं कि एकदम घबराने लगते हैं, वो लगता है कि हम सुसाइड कर ले, इतना परेशान हो जाए। उनको इतना फोन करते हैं हर तरीके से और उनको बड़ा चारों ओर से घेर लेते हैं। इस तरह से उनका मैकेनिज्म बना रहता है कि व्यक्ति मानसिक परेशान हो जाता है। तो ये साइबर स्टॉकिंग से परेशान करके पैसा कमाना होता है। महिलाओं को भी परेशान किया जाता है, बार बार उनका पीछा किया जाता है, बार बार उनको परेशान, ऐसा कुछ हो, बार बार महिलाओं को परेशान किया जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक साइबर हेल्पलाइन है, उसको आप याद कर लीजिए, 1930, 1930, यानी भारत के देश के आजाद होने से पहले 1930, ये एक नंबर है, ये टोल फ्री नंबर है। ये साइबर बुलिंग या साइबर फ्रॉड लोगों को बहुत उत्पीड़ित करता है। और इसका कारण होता है, हम अपनी जो फोटो है, हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है, वो नेट पर डालते हैं, अपनी फोटो डालते हैं, अपनी जानकारी हम नेट पे शेयर करते हैं। लेकिन एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपके फोटो को न्यूडली फोटो बनाया जाता है।
और फिर बना के उसको आपको भेजा जाता है कि भाई हम ये वायरल कर देंगे, हम आपके परिवार वालों को भेज देंगे यदि आपने हमें पैसा नहीं दिया, अगर आपने हमारी बात नहीं मानी या आप वहां नहीं आए। इस तरह से वो उन्हें धमकाते हैं, उन्हें डराते हैं, उनसे अनुचित काम करवाते हैं। ये बहुत ज्यादा केस बढ़ रहे हैं और इसका इसका कारण होता है कि हम पूरा ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप कोई भी पोस्ट अब अपने मोबाइल में इंफॉर्मेशन डालते हैं, वो आप पर्सनली डालें, पब्लिकली मत करिए। जब भी आपको कोई सोशल मीडिया पर आप अपनी जो सेटिंग है, वो सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग रखिए। और चैटिंग ऐप आती है, नहीं आप डेटिंग करिए, आप अपने आसपास में किसी दोस्त बनाइए, लड़का है तो लड़की आपका दोस्त बना लेंगे। ऐसी डेटिंग ऐप आती है, भूल से भी ऐसी डेटिंग ऐप के पीछे मत चलिए। वो आपको दोस्त नहीं बनाते बल्कि आपका शोषण कर लेते हैं। अननोन व्यक्ति की एक्सेप्ट मत करिए, और कभी भी कोई अननोन कॉल आती है, वीडियो कॉल आती है, तो आप मत उठाइए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, एक वीडियो कॉल करते हैं, आप सोचते हैं कोई जानकार होगा, आप वीडियो कॉल उठा लेते हैं, आपका फोटो वो देख लेते हैं और आपके फोटो को स्कैन कर लेते हैं, और उनका उसी फोटो को एडिट करके और उसी फोटो को एक न्यूड फोटो के साथ जोड़ देते हैं, वीडियो के साथ जोड़ देते हैं, और आपको तुरंत आपके पास मैसेज आता है कि हम सब जगह वायरल कर देंगे। तो नेवर है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो कॉलिंग आ भी गई और आपको उठाना भी पड़ेगा, हो सकता है आपके कोई जानकार हो, तो एक सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि आप अपने अंगूठे को अपने कैमरे के ऊपर लगा लीजिए और उठा लीजिए, ताकि आपका चेहरा नहीं दिखाई दिए, आप बातचीत करिए। अगर आपको लगे कि हाँ ये जेन्युइन है तो अपना अंगूठा हटा लीजिए, वरना आप उस फोन को डिस्कनेक्ट कर लीजिए। आप अपनी इंफॉर्मेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हमारी लोकेशन, लोकेशन को आप एक्सेस करने के लिए अनुमति मत दीजिए, हर ऐप को मत दीजिए। आपको लगे कि ये ऑथराइज ऐप है, इसीलिए देखिएगा बहुत सारी ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो वो आपके मोबाइल को एक्सेस करने की अनुमति मांगता है। आप उसे एक्सेस करने की अनुमति हर ऐप को मत दीजिए, क्योंकि वो जो डेटा है वो इंफॉर्मेशन में बिकता है। हैकर्स उसे खरीदते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ कहाँ घूमते हो, सारी इंफॉर्मेशन उनको पता लग जाती है। ऐसी चीजों से लिए ध्यान रखिए, और अपनी इंफॉर्मेशन को हर जगह शेयर मत करिए। पता लगा आपने बड़ी खुशी होके गोइंग टू शिमला, या मैं घूमने के लिए 4 धाम के लिए जा रहा हूँ, आपने फोटो डाल दिया अपने फेसबुक पे, जानकारी डाल दी व्हाट्सएप पे, और पता लगा जब आप गए हुए थे तो पीछे से आपका घर खाली करा दिया बहुत सारे चोरों ने। तो ऐसा काम ना करें, अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिकली लोगों के साथ मत शेयर करें, अपनी लोकेशन मत शेयर करें कि आप कहाँ हैं। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी में ऐसे सॉफ्टवेयर को ही काम में ले जो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत आते हैं। कई बार हम अपने सस्ते के रूप में हम ऐसी जगह, ऐसे अनसोर्स से वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके काम में लेते हैं, और उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसी कोडिंग होती है, ऐसे ऐसे चीजें होती है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देती है। उदाहरण के तौर पर बच्चे जो है ना, वो गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं, और ऐसी गेमिंग ऐप आती है, उन गेमिंग ऐप से आपको बचना चाहिए। ऐसी गेमिंग ऐप आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट देती है, अच्छे अच्छे रिवार्ड देती है, और कई बार पैसे भी देती है, और आप इस चक्कर में आ जाते हैं और आपको पता नहीं लगता वो ऐप आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रही है। वहाँ उसी वो आपके मोबाइल से क्या क्या इंफॉर्मेशन बना रही है, भेज रही है, दे रही है, आपको भी नहीं पता लगता है। इसीलिए ऐसी एप्लीकेशन से बढ़िया है, अगर आपको कोई भी ऐप जरूरत पड़े तो गूगल प्ले स्टोर से या ऑथेंटिक जो साइट है वहीं से जाके आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए अपने मोबाइल में। वित्तीय धोखाधड़ी, जो फाइनेंशियली धोखाधड़ी है ना, वो बहुत ज्यादा होने लगी है। अभी जो साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा जो केसेस है वो फाइनेंशियली आता है, और उनमें ऐसे ऐसे प्रलोभन होते हैं, ऐसे ऐसे लालच होते हैं जिनमें व्यक्ति फंस जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, ये फिन कैश पर्सनल लोन ऐप, ये इस तरह की लोन ऐप होती है जिसमें आप लोन हो, ये सारी की सारी फ्रॉडेबल है ना। लोन बड़ी, अप्रूव 5 मिनट में लोन, ये आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने मोबाइल में तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। आप डाउनलोड कर लेते हैं, ये फेक ऐप होती है, इनका हमें पता भी नहीं होता। इसीलिए अगर आपको कोई लोन चाहिए, फाइनेंशियल आवश्यकता है, तो गो टू बैंक, एकदम एक सिस्टमेटिक चैनल से आपको लोन लेना चाहिए। चाहे उसमें फॉर्मेलिटी लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितनी मुश्किलें हो सकती है आपको अभी पता नहीं होगा। अभी थोड़े दिन पहले हमारे पास एक केस आया था, एक व्यक्ति का हमारे पास फ्रॉड की उसकी इंफॉर्मेशन आई। हमने उस फ्रॉड की इंफॉर्मेशन के हिसाब से उसकी कंप्लेन दर्ज की, और जो पैसा उसने दिया जिस खाते में, वो खाते का पैसा हमने ब्लॉक किया। पता लगा उसने वो खाता, उस पैसे को किसी और खाते में भेज दिया, हमने उसको ब्लॉक किया। यूं करते हुए जो अगली कड़ी चैन मिली, उसमें एक ऐसे व्यक्ति का खाता हमने ब्लॉक करवा दिया जो बेचारा वियतनाम में योग टीचर के रूप में काम करता था।
और रहने वाला झारखंड का था। और हमने शिकायत जो दर्ज की, या जो हमारे पास शिकायत दर्ज हुई है, वो थाना राजस्थान का था। वो वियतनाम से उसका जो अमाउंट है, उसका खुद का वो योग टीचर है, वो योग टीचर रूप में अपने घर पर भेजने के लिए, अपने परिवार में भेजने के लिए, उसके जीजा जी को भेजने के लिए 1 लाख रुपए उसने भारत में भेजने के लिए हवाला के द्वारा वहां के वियतनाम के किसी व्यक्ति को दे दिए कि साहब ये 1 लाख रुपया आप ले लीजिए और हमारे जो भारत में खाता है उसमें भिजवा दीजिए। और उन्होंने वो ले लिया, और वहां से फोन आया कि हाँ मेरे खाते में पैसे आ गए, बाकायदा पैसे आ गए। उन्होंने ओके माना, और उसके लिए जो उनका चार्ज था वो ले लिया। उन्होंने बहुत ज्यादा जो फॉर्मेलिटीज है उससे बच गए, और इजीली काम हो गया, उनके पास ही पैसा आ गया। लेकिन वो जो पैसा उनके खाते में आया ना, वो फ्रॉड का अमाउंट था, जो हमारे क्लाइंट ने हमें फ्रॉड के लिए बोला, वो घूमते घूमते उनके खाते में आ गया। अब वो चूंकि आ गया, और उनके पास कोई सोर्स नहीं है कि पैसा वो उनके पास कैसे आया, वो चूंकि हवाले से आया, अल्टीमेटली उनको जेल ना जाना पड़े, इसीलिए वो जो पैसा था उन्होंने वो 1 लाख रुपए उस क्लाइंट को दिए। उतनी दूर से आने जाने का खर्चा लगा, मानसिक तनाव हुआ। ये क्यों हुआ? एक थोड़े से शॉर्टकट लेने के लिए, थोड़ा सा परेशानी से बचने के लिए हम अननोन व्यक्ति से पैसे का लेन देन कर लेते हैं, और ये फ्रॉड का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हम उसमें फंस जाते हैं, उस चेन में फंस जाते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, वो फिशिंग करते हैं, जाल बिछाते हैं। इसमें जाल बिछाकर वो आपको फंसाते हैं, आपकी निजी जानकारी ऐसे चुराते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसी ऐसी चीजें, जैसे आप कोई नेट पर सर्च करते हैं, आपको कोई अच्छी वेबसाइट मिली, आपने कुछ चीज ढूंढी कि अरे मुझे ये बहुत पसंद है, आपने देखा, और आपको पता लगा कि आपने जैसे ही देखा उससे संबंधित ऐड आपके पास आने लगे, उससे संबंधित जानकारी आपके पास आने लगी, उससे रिलेटेड लोग आपके पास आने लगे, आप जहां भी जाते हैं उसी से संबंधित ऐड आ रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी जो जानकारी है वो बाजार में बेची जाती है उन कंपनी वालों को। अब ये कंपनी में जो जो हैकर होते हैं, इन जानकारियों को खरीद के आपको मेल करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, आपको सूचना देते हैं कि जो आपको पसंद है, जो आइटम आपको पसंद है, ये अभी समर वीकेंड, चूंकि समर है और इसमें बहुत ज्यादा सेल नहीं हो रही है, तो कंपनी ने सेल के रूप में एक स्कीम के रूप में ये एकदम 25% पर, यानी कि 75% डिस्काउंट पे आपको दे रहे हैं। आप बड़े खुश हो जाते हो, और उसके लिए लिंक पे जाइए और आप इसको ऑर्डर को बुक कर लीजिए। और वो अमेजोन का या फ्लिपकार्ट का लिंक होता है, आप जब क्लिक करते हैं तो वो पूरी पूरी वेबसाइट खुल जाती है, जहां से आपको लॉग इन करना होता है अमेजोन की। आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड वहां डालते हैं, अपनी क्रेडेंशियल इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन सारा डाल देते हैं ऑनलाइन बुकिंग के लिए, और मैसेज आता है कि वो फेल हुआ। आप दोबारा ट्राई करते हैं, दोबारा ट्राई करने के लिए, दोबारा लॉग इन करने के लिए कोशिश करते हैं, और आपको जेन्युइन वेबसाइट पर, यानी जो उनकी ओरिजिनल वेबसाइट है, वहां ले जाते हैं। जब यूजर आईडी पासवर्ड आप डालते हैं तो आप वहां एंटर हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता कि जो पहले आपने डाला था ना इन्फॉर्मेशन, वो वास्तविकता में जो वेबसाइट है वो फेक वेबसाइट थी, उनकी खुद की बनाई हुई वेबसाइट थी। वो जाल, यानी कि वो डुप्लीकेटेड वेबसाइट थी, उसका होस्ट वो खुद थे। तो जो आपने इंफॉर्मेशन डाली है वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई, ए टू जेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनके पास आ गई। और आपने देखा कि मैंने तो कंपनी वाली साइट पे डाला है, और आपको जानकारी नहीं मिली, इसी इंफॉर्मेशन को बाजार में बेचते हैं। एक ऐसा उदाहरण के तौर पर हमारे यहाँ आया था एक बंदा, तो मैंने उसको देखा, उसी का मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, ये देखेंगे आप तो पता लगेगा। एयू कंपनी है जो कि लोन वगैरह देती है, उसी का क्रेडिट कार्ड भी था। तो उन्होंने एक क्रेडिट कार्ड ले रखा था बच्चे ने उसका, और उस क्रेडिट कार्ड को वैलिडेशन कराने के लिए उनके पास कॉल आया कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड आया है उसको एक्टिवेशन करना होगा। तो आपको एक्टिवेशन करने के लिए हमसे कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा, बस हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, वहां जाकर आप ये एक्टिवेशन कर लीजिए, वहां इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। तो उन्होंने वेबसाइट का नाम बताया AU support.in। जब मैंने नेट पे सर्च किया तो ये एक्चुअली में AU support.in नाम से वेबसाइट मिली ही नहीं। ये जो मैंने आपको पेज खोला है, मैं इसको ऑनलाइन खुलवा के दिख देता हूँ आपसे कि ऑनलाइन पे यहाँ पे, तो मैं इसको ऑनलाइन में ही दिखा देता हूँ। AU सपोर्ट नाम की जो ये वेबसाइट है, वास्तविकता में ये है ही नहीं। यानी इस वेबसाइट का उनके पास में कोई भी मामला नहीं है। एरो ऑप्शन, विजिबल, ऑटोमेटिक। मैं इसका हाइपर लिंक पॉइंटर को हटाकर पेन लिंक, इस वेबसाइट को खोलने के लिए एक बार ठहरो, मैं पॉइंटर को ले आता हूँ। शो प्रेजेंटेशन, व्यू स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, व्हाइट स्क्रीन, शो हाइड लिंक, शो टूल बार, पॉइंटर ऑप्शंस, लेजर, पेन, हाइलाइटर, इरेजर, एरो ऑप्शंस, ऑटोमेटिक, ये आ गए। अब देखेंगे मैं इस पे
क्लिक करता हूँ तो ये वेबसाइट खुलेगी। ये वेबसाइट देखिए एकदम ओरिजिनल वेबसाइट की तरह आपको दिखेगी, मैंने इसीलिए इसको सैंपल के रूप में लिखा है। लेकिन आपको कुछ चीजें गड़बड़ लगेगी, जैसे कि इसके जो लिंक है, जैसे आप इसके पास ले जाते हो हाइपर लिंक नहीं है इसका। दूसरा आप देखेंगे इसमें नीचे FAQ आता है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, तो इसका आप देखिए कलर अलग है। इन्होंने क्या किया, जो मेन वेबसाइट है उससे जो क्वेश्चन है वो लेके यहाँ डाल दिया। देखिए ये काम नहीं कर रहा है, ये बटन काम नहीं कर रहा है, ये केवल इमेज है, एक फोटो डाल दिया उन्होंने, पूरी वेबसाइट में ये फोटो बना के डाल दिया। दूसरा, अगर मैं इनकी कोई चीज को डाउनलोड करने की कोशिश करूंगा तो ये एरर आएगी या काम नहीं करेगा, आगे दिक्कत दे दी है, ये परेशान करेगी, फाइल नॉट कैन बी एक्सेस, यदि कि मूव या आइदर चेंज, यानी एक प्रकार से ये सही वेबसाइट नहीं है। और इसमें आप अपना रिडम नाउ करके आप अपनी क्रेडेंशियल वगैरह डाल देते हैं, ये एकदम गलत वेबसाइट है। तो इस तरह से आप फंस जाते हैं, और इस फंसने से आपका जो पैसा है वो भी चला जाता है, आपका धन चला जाता है, आपका पूरा पेमेंट चला जाता है। तो इस प्रकार से आपको नहीं बचना है। आप देखिए मैं नेट पे जाके सर्च कर रहा हूँ तो मुझे इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन में कुछ भी नहीं मिलता। मैंने गूगल पे जाके सर्च किया AU सपोर्ट, तो वो कह रहा है डू यू मीन AU support.com, वो कह रहा है इस नाम से तो है नहीं, सपोर्ट नाम से मिल सकती है। तो ये फिक्टिशियस यानी गलत वेबसाइट है। अगर आपको कोई लिंक मिलता है और चेक करना है कि वो सही है कि नहीं, तो ये एक साइट है जिसका नाम है scamadvisor.com। एडवाइजर तो आप लोग हैं ही हैं बहुत सारे, यहाँ तो वकील साहब भी है, लेकिन स्कैम के एडवाइजर, ये जब जाएंगे तो यहाँ सर्च पे आप वेबसाइट पर नाम डाल के सर्च करेंगे तो ये चेक करके आपको बताएगा कि वास्तविकता में ये फेथफुल है या ऐसे ही है। यानी आपको इस चीज पे आपको एक बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगले में देखते हैं इसके अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हर इंफॉर्मेशन को जब भी आप टच करें, क्लिक करें, तो थोड़ा सा प्रोसेस विथ क्वेश्चन, यानी बहुत सावधानी से करना चाहिए। आपको इन तीन गांधी जी के इन तीन बंदरों को अच्छे से याद कर लेना है। अनजान लिंक को नहीं खोलना है, फर्जी कॉल यानी ऐसा कोई कॉल आ रहा है तो बात नहीं सुननी है, और अपनी OTP किसी के साथ साझा नहीं करनी है। ये आपको बहुत ध्यान रख के बतानी पड़ेगी। आजकल स्कैम जो आते हैं ना, वो OLX वगैरह जो कंपनी है, अभी हमारे यहाँ जो एक काम करने वाला यानी कांस्टेबल है, उनका घर था, उन्होंने किराए के लिए घर को OLX पे डाल दिया कि किराए के लिए खाली है। तो वो फोन आया, भाई साहब हमें खरीदना है, किराए के लिए लेना है हमारा, आप पक्का कर लीजिए यानी कंफर्मेशन कर दीजिए, और कंफर्मेशन के लिए एडवांस पेमेंट मैं आपको दे देता हूँ, आपके पास अभी मैसेज आ जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आप एडवांस दे दीजिए, हम आपका ओके कर देते हैं। उन्होंने मैसेज कर दिया और उनके पास मैसेज आया, योर अकाउंट इज क्रेडिट विथ ₹10,000, आपके पास 10,000 रुपया आ गया। वो खुश हो गए, ओके। थोड़ी देर बाद वापस व्यक्ति का फोन है, सर वो मैंने जो आपको पेमेंट भेजा था ना, वो मैंने मेरे अकाउंट से भेजा था, लेकिन गलती से वो मेरे अकाउंट से नहीं आना है, वो एक्चुअली मुझे कंपनी पेमेंट करेगी उसका, मैं कंपनी के अकाउंट से पेमेंट करूंगा, आप मुझे वापस रिवर्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है मैं आपको रिफंड कर देता हूँ, वापस रिफंड कर दिया। और वो वेट करने लगे और उन्होंने कहा वो आया नहीं आया नहीं, और बाद में देखा तो पता लगा उनके बच्चों ने कि जो उनके पास मैसेज आया वो बैंक से नहीं था, उसने मैसेज खुद टाइप करके भेज दिया। उन्होंने देखा भी नहीं कि मैसेज कहाँ से आया, और बस सीधा देखा कि अच्छा ठीक है पेमेंट का मैसेज आ गया, पैसा आ गया होगा, ये नहीं कंफर्म किया और मान लिया अपने अंदर कि हाँ पेमेंट आया। और बाद में वही व्यक्ति घूम के कहता है कि मुझे वापस पेमेंट दे दीजिए, और उन्होंने भेज भी दिया। और वो कह रहा है अच्छा मैं आपको भेज रहा हूँ, और वो डिले करता गया। इस डिले के चक्कर में जो पेमेंट है वो कहीं का कहीं चला गया, यानी वो पेमेंट अब नहीं मिलेगा उनको, और वो व्यक्ति भी नहीं फोन उठा रहा है, अब बंद हो गया। फौजी बन की बात करता है कि हमें ऑनलाइन वस्तु हमें खरीदनी है, हम एक फौजी है, हमारे पास गाड़ी है, हम बेचना चाहते हैं, इस तरह का आता है। आजकल अभी जो हमारे राजस्थान में ट्रेंड चल रहा है उसमें ये आता है कि भी आपका जो बच्चा है वो हमने पकड़ा है, ये कोई ऐसे सेक्सुअल स्कैंडल में हमने उनको पकड़ रखा है, और मैं वहां से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बाकायदा उनके जो व्हाट्सएप कॉलिंग आती है, व्हाट्सएप नंबर आता है, उसमें जो फोटो लगी होती है उसमें पुलिस अधिकारी की लगी होती है, पीछे उनके जो ऑफिस के फोटो वगैरह लगे होते हैं, आप एकदम मान लेते हैं कि वो पुलिस वाले हैं, वो पुलिस वाले नहीं होते। फिर कहते हैं कि अगर आपको इस में लफड़े में नहीं फंसना है तो बच्चे को मैं निकाल दूंगा, आप पेमेंट कर देना। इस तरह से वातावरण बनाते हैं सामने वाले को। या आपका पार्सल आया है, उस पार्सल के अंदर आपके ड्रग्स मिली है, कस्टम डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं ये आपको बहुत जबरदस्त आपका केस बन जाएगा, अगर रफा दफा करना चाहते हैं तो पेमेंट कर दीजिए। व्हाट्सएप कॉलिंग आती है। एक तो ये हम ध्यान ही नहीं देते कॉलिंग आ रही है नंबर कहाँ से, अमूमन वो जो नंबर आ रहे हैं अभी वो 92 यानी पाकिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान से वीडियो कॉलिंग आती है व्हाट्सएप पे।
और उनको हम देखते भी नहीं, हम मान लेते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं, बड़े बड़े अच्छे व्यक्ति घबरा के, बड़े बड़े आश्चर्य होता है इन चीजों को। तो इस चीजों के लिए हमें सावधान होना चाहिए और इसके लिए हमें सतर्क रहना चाहिए। एक और ठगी का नया तरीका भी है कि आपके पास में ऑर्डर मंगवाते भी, पार्सल आपने मंगाया, आपका गेट खटकाते हैं, आपने जो पार्सल मंगाया आ गया, आपने कहा मैंने कोई ऑर्डर नहीं मंगाया। चलो हो सकता है मैंने ऑर्डर मंगाया भी होगा, तो अगर ऑर्डर मंगाया है तो आप ले लेते हैं और पेमेंट भी नहीं देना होगा, या पेमेंट भी ले लेता है वो व्यक्ति। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं ऑर्डर तो आप समझदार हो, तो इंटेलिजेंट, ये ऑर्डर मैंने नहीं मंगाया, ये तो मेरा नहीं है, मैं नहीं लिखूंगा, तो ठीक है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो आपके पैसे कट जाएंगे। ठीक है वो कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ से प्रोसेस कर रहा हूँ, आपके पास ओटीपी आएगी, ओटीपी बता दीजिए। आपने ओटीपी बताई, आपका खाता खाली, आपका बैंक बैलेंस खाली, वो तुरंत पैसा निकाल देते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप वहां से, वो व्यक्ति जब तक रफू चक्कर होगा तब तक आपका खाता बैलेंस गायब हो जाएगा। तो ओटीपी मांगने के अलग अलग तरीके होते हैं। और आपको फिशिंग संदेश, फिशिंग का मतलब ये फंसाने के तरीके, आप फंस जाते हैं। और फंसाने के तरीके होते हैं कि आपके मोबाइल में, आपका मोबाइल जो खो गया है उसको हम ढूंढ के दे देंगे, ये लिंक से आप टच करके ले लीजिए, और लिंक पर टच करते हैं पता लगा वो आपका पूरा फोन हैक हो गया, आपकी ओटीपी आपको पता ही नहीं लग रही है, और आपकी ओटीपी सीधे उनके पास जा रही है। तो इसमें मूल कारण जो हमने ढूंढा, यानी इस चीज को ध्यान रखिएगा, हमने बहुत गहराई से बारीकी से ढूंढा तो पता लगा कि ये सारे केसेस होते हैं हमारे लालच की वजह से। लालच, आकर्षक स्कीम, बड़े बजट बता। इसलिए हमें एक बात ध्यान रखना है, चाहे कितनी भी बड़ी आकर्षक स्कीम हो, अपने आप को हमेशा ही कहना है मैं नहीं फंसू, सावधान रहना। अगर साइबर क्राइम से आपको जानकार रहेंगे ना, तो आप सुरक्षित रहेगा आपका, ध्यान रखिएगा। एक बात को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, तीन चीजें ही साइबर क्राइम लाती है। एक, सबसे पहला आपका लालच, दूसरा आपकी वासना, और तीसरा अज्ञानता। ये तीन चीजें आपको साइबर क्राइम से नहीं रोक पाती। आपकी बड़ी मेहनत मेहनत की हुई धन, इकट्ठा किए हुए धन को ये लूट के ले जाते हैं। तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। अब बात आती है आपके इस पूरे चीज में, ओटीपी के अलावा एक और चीज भी होती है, पासवर्ड। पासवर्ड आपके चाबी है आपके जीवन की। जैसे कि हम टूथब्रश को अपने जीवन साथी तक शेयर नहीं करते, भैया चलो तुम भी ब्रश कर लो मैं भी कर लूं, दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते। तो हमें अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना है। पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पासवर्ड को, इतने तरीके की वेबसाइट है, ये देखिए ये जितने नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसी कंपनी है जो पासवर्ड क्रैक करने का काम करती है, यानी पासवर्ड तोड़ने का काम करती है। इनके पास इतने सारे पासवर्ड, आपके द्वारा बनाए गए पासवर्डों का इतना सारा एक लिस्ट है, इनमें वो लगा लगा के आपके पासवर्ड को क्रैक कर देती है। तो पासवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जो पासवर्ड होते हैं वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं लिखे जाते जो आप लिखते हो, उनकी हैश वैल्यू बनती है। हैश वैल्यू एक ऐसी टेक्स्ट होता है जिनका, जैसे आप यह देखिए, आपने यहाँ ईमेल आईडी का आगे एक पासवर्ड दिया, लेकिन वो पासवर्ड जो आपने लिखा वो उसकी हैश वैल्यू बना देता है। ये हैश वैल्यू ही मेन काम आती है, एविडेंस में भी ये काम आती है हैश वैल्यू, ये हैश वैल्यू काम आती है पासवर्ड में भी। और जब कोई वेबसाइट को हैक कर लेता है तो ये पासवर्ड की जो लिस्ट होती है वो भी हैक हो जाती है। यानी हैकर जो इन 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 इस लिस्ट को भी हैक कर लेता है, तो सबके यूजर आईडी, यानी आपके नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, और आपने जो पासवर्ड सेट किया वो सारा का सारा कंटेंट्स उस हैकर के पास चला जाता है। यानी आपने आपसे उसने हैक नहीं किया, लेकिन उसने एक वेबसाइट हैक की, और वो वेबसाइट जैसे जोमेटो होगी, अमेजोन होगी, आपने वहां पासवर्ड सेट कर रखा है, और आपने भी बड़े माहिर है, आपने वो पासवर्ड ऐसा सेट कर रखा है कि सब जगह याद हो, और वो हैकर ने उस वेबसाइट को हैक किया है। उस वेबसाइट को हैक करने की वजह से वो पासवर्ड सब जगह वैसा के वैसा चला गया है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, पासवर्ड हमेशा ऐसा बनाइए, नत्थू लाल की मूंछों के जैसे, मजबूत, लंबा, वरना हो ही नहीं, एकदम मजबूत हो, लंबा हो। तो पासवर्ड सेट करने के नियम है, हर वेबसाइट का आप अलग पासवर्ड सेट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, चूंकि मैं ये एग्जांपल हमारे शहर में देता हूँ अपने ये प्रेजेंटेशन, तो मैंने एक पासवर्ड सेट करने का तरीका बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक पासवर्ड सेट करना है, तो उस पासवर्ड को तीन टुकड़ों में बांट लीजिए। प्रथम, पहला टुकड़ा वो कॉमन होगा, अंतिम टुकड़ा ये भी कॉमन होगा हर वेबसाइट, हर एक का, लेकिन बीच वाला टुकड़ा हर वेबसाइट में बदल दीजिए। तो इस प्रकार से एग्जांपल तौर पर मान लीजिए मैं एक पासवर्ड सेट करता हूं, मैं बीकानेर में रहता हूं, ये पिन कोड है, तो मैंने आगे और पीछे का टुकड़ा हमेशा फिक्स रखा है, बीच में मैंने फेसबुक के लिए फेसबुक का रख दिया। यही पासवर्ड में बना रहा हूं, लेकिन जीमेल के लिए मैंने अलग कर दिया। इस प्रकार से आप पैटर्न चेंज करके हर वेबसाइट का अलग अलग पासवर्ड बना सकते हैं।
ये इजी याद हो। ऐसा नहीं है कि बीच में आपको चेंज करना है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप आगे पीछे में चेंज कर लीजिए, आप बीच वाले को आगे लीजिए, आप 3 टुकड़ों में कम से कम रखिए और प्रत्येक टुकड़े को कोई स्पेशल कैरेक्टर से अलग कर लीजिए, आपको याद रहेगा। तो देखिए आपके पास बड़े अक्षर भी आ गए, छोटी कैपेसिटी एबीसीडी, बड़ी एबीसीडी, यानी कि स्मॉल और लोअर केस भी आ गया, नंबर भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया, और इतना लंबा होने के बाद भी आपको याद रहा, और हर वेबसाइट का अलग अलग आपको याद रह जाएगा इस तरह से डिजाइन करने से। तो पासवर्ड को इस तरह से डिजाइन करिए। अगर आपके पास कोई मेल आती है तो उसको भी सावधानी पूर्वक खोलिए। आपको पता लगाना है कि आपको मेल कहाँ से आई है, उसका आईपी एड्रेस क्या है। तो जहां आपको मेल आती है उसके ऊपर 3 डॉट्स पे आप टच करेंगे और वहां आप देखेंगे तो शो ओरिजिनल आया हुआ है। शो ओरिजिनल पर टिक करते हुए आपको बता देता है मेल कहाँ से आई है, किसने बनाई है, क्या आईपी एड्रेस है, सारी डिटेल्स वहां से आपको रिसीव हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल की सुरक्षा करना चाहते हैं तो मोबाइल को भी आपको बोट फ्री रखना पड़ेगा, उसमें ऐसे कोई एंटीवायरस वगैरह डालने रखना पड़ेगा, जिससे सावधान रहिए। सामान्यतः मोबाइल को हैक करने के लिए एपीके फाइल आती है, .apk। तो इस प्रकार से बैंक का मैसेज आता है कि आईसीआईसी बैंक है, .apk फाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी कंटेंट्स आता है वो .apk वाली फाइल अगर आपके पास आ रही है तो ये मोबाइल की ऐप फाइल है। ऐप का मतलब एप्लीकेशन फाइल है। अगर ऐसी एप्लीकेशन फाइल आपने डाउनलोड की तो आपका मोबाइल हैक हो जाएगा और आपके सारी ओटीपी वगैरह सब कुछ जानकारियां उसके पास पहुंच जाती है। तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ हो जाए तो cybercrime.gov.in पर आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, या 1930 पर भी आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप कोई मैसेज आए तो उसका हेडर देखिए, मैसेज कहाँ से आता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने फोन नंबर डाल के मैसेज कर दिया अपना नाम। तो देखिए मैसेज करने वाले व्यक्ति, जो मैसेज आया वो कहाँ से आया। अगर वो सिंपल अकाउंट नंबर से आ रहा है, सिंपल नाम से आ रहा है, मोबाइल नंबर से आ रहा है, तो उससे मत मानिए। उसमें बैंक का होगा, कोड होगा, इस तरह की आईडी का होगा तो मानिए। इसलिए आप कोई भी चीज को आए तो थोड़ा सा बी अवेयर, यानी बायर बी अवेयर का सिद्धांत लागू है। कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये हमारी सावधानी। यानी कानून तो बने लेकिन कानून की जटिलता और उनको पकड़ने के लिए संसाधन की जो आवश्यकता है वो नहीं है। तो इसीलिए अभी ये संक्रमण काल के है और इसमें हमें बचकर रहना आवश्यक है। फेक कॉल से आपको बहुत बचना पड़ेगा, आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फेक जो कॉल आती है ना, उससे बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ मैं आपको ना ऐसी ऐसी आवाज बना के आपसे बात की जाती है एआई की मदद से, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा यूट्यूब का एक वीडियो लिंक है, मैं आपको सुनाऊंगा अभी इसी के माध्यम से। अभी मैं आपको सुनाते, आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से क्या होता है। तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का एक लिंक है, अगर आप मुझे बता दीजिएगा आवाज आए तो। अरविंद जी बस ये बताइएगा You are इसमें an आवाज आ asset to रही the है team. YouTube का? Client is हाँ, very दिख happy रहा है with your YouTube work. आ रही है। Thanks, sir. यूट्यूब दिख रहा है? जी हाँ, आवाज आ रही है कि यूट्यूब दिख रहा है? आ रही है, आवाज आ रही है। मैं शेयर भी कर देता हूँ, ऐसा करिए मैं शेयर भी कर देता हूँ, आपको देखने में मजा आएगा। Who are they? They're recruiters from top companies. क्या कभी सोचा है कि बिना अच्छा, आप लोगों ने मोहम्मद रफी मोहम्मद साहब रफी की के आवाज तो हिंदी सुनी फिल्मी होगी। संगीत का इतिहास कैसा होता। शायद आप शायद लोग मोहम्मद इस रफी ख्याल से को मन में वाकिफ हैं। लाना भी हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। रफी साहब की गायकी, उनकी शैली और उनके टैलेंट ने उन्हें समय के साथ अमर बना दिया है। जी सर, ये जो साउंड आ रही थी अपना, जो न केवल भारत में आवाज आ रही बल्कि है? 7 समंदर या। पार भी सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। वे एक ऐसे कलाकार थे जिनकी आवाज में वैरायटी और गहराई दोनों थी। उन्होंने हर गीत को अपनी विशेष शैली में गाया, जिससे वह गीत न केवल लोकप्रिय हुआ बल्कि अमर भी हो गया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे गीतों की जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई की मदद से रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश किया गया है। ये कमाल किया है इंस्टाग्राम यूज़र अंशुमन शर्मा और आदित्य कलवे ने। इन दोनों ने रफ़ी साहब की आवाज़ को एक बार फिर से जीवंत कर दिया है। आइए सुनते हैं पहला गाना, जो है फिल्म एनिमल का। पहले सुनिए ओरिजिनल गाना। और अब सुनिए इसी गाने को रफ़ी साहब की आवाज में। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा ही मिलके लगा। आइए अब सुनते हैं दूसरा गाना, जो है फिल्म डंकी का। पहले सुनिए ओरिजिनल गाना। मैं लुटिया पुटिया
जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। और अब सुनिए इसी गाने को रफ़ी साहब की आवाज में। मैं लुटिया पुटिया जाऊंगा तेरे इश्क में गोते खाऊंगा। अब सुनते हैं तीसरा गाना जो है फिल्म कबीर सिंह का। पहले सुनिए ओरिजिनल गाना। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो। और अब सुनिए इसी गाने को रफ़ी साहब की आवाज में। मेरी राहें तेरे तक हैं, तुझ पे ही तो मेरा हक है। आखिरी और चौथा गाना है फिल्म रब ने बना दी जोड़ी का। पहले सुनिए ओरिजिनल गाना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली। और अब सुनिए इसी गाने को रफ़ी साहब की आवाज में। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र नु गोली मार यार। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी गानों के लिंक दे दूंगा। ये क्या चीज दिखाई सर आपने ये वाली? जाने कितने आश्चर्यजनक चीजें रोज हमें देखने को मिलती हैं। एआई आजकल कई वैज्ञानिक। सर आपकी साउंड बंद है सर। जी सर, साउंड खोलिए। बता रहे हैं कि एआई से कुछ किसी को भी किसी की आवाज, किसी की शक्ल, किसी का उसकी तरफ से कुछ भी करवा सकते हुए। ये अरविंद जी कह रहे हैं आपकी फोटो, आपकी जुबान से, आपकी आवाज से पे अरविंद जी का फोन आ रहा है। फोन किसी बदमाश का आ रहा है। बोले अरविंद जी, मैं अरविंद जी बोल रहा हूँ, मैं मुझे ऐसे है, ये गाय कर दो, ये कर दो। और मैं बहुत है बोले अरविंद जी की जगह एआई बोल रहा है, वो करवा लिया उन्हें सब सिस्टम। ये बता रहे हैं। ये जो डीप फैक जो चल रहा है आजकल, ये जी भी जी, एकदम सही कहा आपने। आपने सही कहा, और यही हमारे लिए चिंता की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतनी एक छोटा सा आपने देखा कि यदि रफीक साहब खूब होते ना, तो ये गाना सुन के या अभी अभी एकदम लगता है कि वो खुद ज, जिंदा हो गए। ये तो उनकी आवाज इतनी मतलब उतार चढ़ाव है, इस तरह की है कि एक मतलब हम लोग बहुत सुनते हैं। हमारी आवाज तो एकदम ऐसी है जो आराम से बन सकती है। हमारी आवाज को अगर एक बार कंप्यूटर में डाले ना, तो एकदम मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ही बोला। अभी आपने थोड़ा दिन पहले अमित शाह जी का कोई स्टेटमेंट था जो उन्होंने बोला, और एआई की मदद से उसको कितना घुमा के उसकी उसका जो आया था, जिसके ऊपर उन्होंने एफआईआर भी दर्ज हुई है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, लोगों ने उसको वायरल कर दिया। तो ये एक ऐसी चीज हो जाएगी तो इससे आम आदमी इतना भयभीत हो जाएगा, ये आने वाले समय में होगा। तो ये चीजें साइबर फ्रॉड को बढ़ाने में और मददगार हो रही है। इसीलिए इसको हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा, और इसके ऊपर हमें और ध्यान देना पड़ेगा। अब बात आती है, अगर ऐसी कुछ चीज आपके साथ हो जाए जिसमें आपके पास साइबर फ्रॉड हुआ नहीं, लेकिन कॉल आई, आप सजग हो गए, आप समझदार हो गए, आपने अपने पैसे को बचा लिया, लेकिन जो कॉल आई उसके डेटा को, उसकी जानकारी को कहाँ बताए, कहाँ पुलिस में रिपोर्ट करें? क्योंकि पुलिस के पास जब आप आते हैं ना, हमारे पास, तो हम भी ये सोचते हैं भी आपके फ्रॉड हुआ नहीं ना, ये खुश होइए, आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास जो केस है हम उन्हें पूरा करें। या आपका जो एक केवल हुआ नहीं, आप बच गए, ये बढ़िया बात है, हम ये कह देते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है, उसको बोलते हैं चक्षु। चक्षु, उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपको कोई ब्लैक कॉल आई है, आपके पास कोई ऐसी केवाईसी अपडेट करने के लिए, सिम कार्ड बनाने के लिए आप अलर्ट हो गए, या आपको सेक्शन के लिए, आपको परेशान करने के लिए कोई कह रहा है, आप अलर्ट हो गए, तो आप उसकी रिपोर्ट वहां दर्ज कर सकते हैं। उसका कारण होता है कि ये डेटाबेस एक जगह जब इकट्ठा होता है तो उन्हें इस पे कार्रवाई करने के लिए काम आता है। सामान्यतः होता है उन कंपनियों पे जब कार्रवाई की जाती है ना, तो उसका कोई बेस नहीं मिलता, आधार नहीं मिलता गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जब इस पास सारा डेटाबेस आता है ना, चूंकि फ्रॉड तो हुआ ही नहीं, इस डेटाबेस के आधार पर कोर्ट के माध्यम से उन पर कार्रवाई करने की मंशा कर सकती है, उस पर नियम बनाया जा सकता है। तो ये चक्षु ऐप है ना, ये जो चक्षु जगह है ना, इसको आपको करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर फाइनेंशियली फ्रॉड हो गया है तो 1930 या cybercrime.gov.in काम आएगा, चक्षु ऐप नहीं आएगा। चक्षु ऐप केवल और केवल आप सुविधा दे, आप जानकारी दे रहे हो, आप इन्फॉर्म कर रहे हो कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मैं संभल गया। तो ये कहाँ होता है, इसको देखने के लिए आपको संचार साथी, एक बार मैं वापस बोलता हूँ, संचार साथी संचार साथी पे जाइएगा आप, और संचार सारथी पे जाकर आप
वहां पे मैंने गोला कर रखा है सिटीजन सेंटर सर्विसेज, सिटीजन सेंटर्ड सर्विसेज। सिटीजन सेंट्रिक सर्विस पे आप जब जाएंगे तो वहां आपको 9 चीजें ये मिलेगी, ऐसे 6 चीजें मिलेगी इस तरह से। इसमें सबसे पहले चक्षु है। ये आपको साइबर फ्रॉड होने से पहले आप अगर अपनी रिपोर्ट दर्ज कराना चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा कॉल आई, उसकी जानकारी के लिए। सेकंड, अगर आपका फोन खो गया, उसकी जानकारी के लिए। थर्ड, आपके नंबर से कितने मोबाइल नंबर कनेक्शन आपके जारी हुए, उसकी जानकारी के लिए। नीचे वाला फोर्थ वन, नो योर मोबाइल ईएमआई, आपका ईएमआई नंबर आपका सही है कि नहीं। आपने मोबाइल बाजार से खरीद रहे हैं और ईएमआई नंबर किसी और का है, ऐसा कोई फ्रॉड वाला या ऐसा कोई नकली मोबाइल तो नहीं है, या सेकेंड हैंड मोबाइल ले रहे हैं, या आपको मोबाइल, तो मोबाइल नंबर और ईएमआई नंबर का वेरिफिकेशन करने के लिए। अगर आपके पास कोई इनकमिंग कॉल आती है इंटरनेशनल नंबर से, विद इंडियन नंबर है, इंडियन नंबर लेकिन इंटरनेशनल कॉल है वो, तो उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। ये जानकारी दी है। अब तीसरा आपका काम का नहीं है, लेकिन ये आपके सर्किल में वायरलेस जो सिग्नल्स देने वाले प्रोवाइडर है, ये कौन कौन है, ये आप अपनी साइट पर जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं चक्षु पर। जैसे ही मैं चक्षु ऐप पर जाऊंगा, वहां आपको अपना मीडियम बताना पड़ेगा कि आपके पास एसएमएस से या व्हाट्सएप कॉलिंग से या सामान्य कॉलिंग से कॉल आई, आपके पास क्या फ्रॉड का कम्युनिकेशन हुआ। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो आप अटैच कर दीजिए, अटैचमेंट कर दीजिए। आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर डालिए और आप कैप्चरा कोड डाल के और ओटीपी डालकर उसको सबमिट कर दीजिए। जब आप ये सबमिट कर देंगे तो ये वहां भारत सरकार के पास ले जाएगी। आपके पास कोई कॉल नहीं आएगी, आपको कोई परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि डेटाबेस इकट्ठा हो जाएगा, ताकि एक डेटा इकट्ठा हो कि कितने लोग हमें कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके पास फोन कॉल आपका खो गया है, तो आप फोन कॉल जो खो गया है उसकी जानकारी भी आप लॉस्ट और मोबाइल में जाके डाल दीजिए संचार साथी पर। ये आपके इंटीग्रेटेड है, ये आपके वेब पोर्टल अन्य सभी थानों के साथ जुड़ा हुआ है। और ये आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपका जो फोन खोया है आपके इस इलाके में, उसका थाना आपको लेना पड़ेगा। फिर थाने के पास ये इंफॉर्मेशन चली जाएगी स्वतः ही। और जब भी कोई उसमें सिम नहीं डालता है, तो थाने के पास और आपके पास सूचना आ जाएगी कि आपका फोन एक्टिवेट हुआ है। इसके अलावा आप जाते हैं बाजार में अपना सिम लेने के लिए, कई बार बहुत स्मार्टली लोग होते हैं, वो आपके सिम लेने के लिए आपका अंगूठा, आपका फोटो लेते हैं और पूरी प्रोसेस करते हैं। वो पूरी प्रोसेस कई बार फेल हो जाती है और वो दोबारा प्रोसेस करवाते हैं, और 2 बार प्रोसेस हो जाती है, और उसमें आपको वो एक सिम दे देते हैं, और दोनों प्रोसेस में 2 सिम उनके पास आ गई, और वो दूसरी सिम आपके नाम से फ्रॉड को या जो हैकिंग करने वाले व्यक्ति को बेच देता है। वो उस सिम से बैंक अकाउंट तक खुलवा लेता है, बैंक अकाउंट खुलवा सकता है आपके नाम से। आपके नाम से वो जाली रूप से कुछ अकाउंट बना सकता है, वो कुछ भी काम कर सकता है। तो आपके नाम से कितनी सिम इश्यू है, ये जानने के लिए नो योर मोबाइल कनेक्शन पे जाइए। ये भी संचार साथी पर मिलेगा। आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, 10 डिजिट का कैप्चरा कोड डालना है, ओटीपी डालना है। जैसे ही डालेंगे आपको बता देगा आपके नाम से कितनी सिम है। जैसे मैंने जब ढूंढा तो मेरे नाम से 2 सिम थी, दोनों के मोबाइल नंबर है। अगर मुझे लग रहा है कि ये मेरा नहीं है, नॉट माई नंबर करके आप उसकी रिपोर्ट भी वहां दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल को स्वच्छ रहे, आपके अंदर इसमें एंटीवायरस है, तो भारत सरकार का साइबर स्वच्छता केंद्र है जिसको है सीएसके। सीएसके पर जब आप जाएंगे, वहां पर जाके आपको सिक्योरिटी टूल मिलेगा। उस सिक्योरिटी टूल पे जैसे ही आप टच करेंगे तो K7, क्विक किल और ई स्कैन नाम से जितने भी अच्छे अच्छे एंटीवायरस है, वो आप वहां से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और उनका उपयोग करके आप अपने मोबाइल, अपने कंप्यूटर को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको साइबर सुरक्षा को बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, अपने मोबाइल को भी अपडेट करना पड़ेगा। हर जो एप्लीकेशन आती है ना, उनको आपको अपडेट करना चाहिए। साइबर सुरक्षा के लिए हमें 3 स्तर पे काम करना पड़ेगा। लोगों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, हमारी भौतिक सुरक्षा को बढ़ाना पड़ेगा, हमारी टेक्निक को बढ़ाना पड़ेगा, हमें प्रबंधन सिस्टम, नीतियां, नियम, कानून में बदलाव करना पड़ेगा, और हमारी टेक्नोलॉजी को और समग्र बनाना पड़ेगा। इसके लिए नेटवर्क सुरक्षा, एप्लीकेशन को सुरक्षा, इंफॉर्मेशन को सुरक्षा, हमारे ऑपरेशनल ऑपरेटिंग सिस्टम को सुरक्षा, रिकवरी डेटाबेस के लिए सुरक्षा, और जो एंड यूजर है उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको सूचना देनी पड़ेगी। तो आने वाले समय में तो स्कूलों में इसका साइबर क्राइम से रिलेटेड एकदम पूरा का पूरा कोर्स आने वाला है, ये हमें दिखाई दे रहा है।
तो अगर हम अपने आसपास ऐसे बच्चे हैं जो साइबर क्राइम करना चाहते हैं या हैकिंग करते हैं, तो उन्हें बताएं कि इसके ऊपर इतने इतने स्कीम है, इतने इतने प्रकार से अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ना चाहे तो एज ए सिस्को यानी चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर आईटी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का प्रमुख बन सकता है, सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकता है, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बन सकता है जिसका काम होता है प्लानिंग करना, एनालाइज करना, डिजाइनिंग करना, सिक्योरिटी का विश्लेषक बन सकता है, एनालाइज करने वाला बन सकता है। ये इतने तरह के स्कोप अभी बाजार में अभी मार्केट में आने लगे। तो ये जो मुझे मेन बतानी थी, मैंने थोड़ा सा आप लोगों का समय ज्यादा लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन साइबर फ्रॉड जो हो रहा है इनमें बहुत ज्यादा इन दिनों में ये बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और हमें इसके लिए सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुषमा शर्मा साहब। स्क्रीन हटा देते हैं सर हम लोग, कोई क्वेश्चन अगर कुछ तो पूछ सकते हैं, सभी लोग अनम्यूट है हमारे। एक मिनट स्क्रीन हटा लेते हैं। हैं। अगर आप प्रश्न पूछना नहीं चाहे तो आप लिख कर भी डाल दीजिए, यानी वहां आपका मैं आंसर वहीं पे भी दे दूंगा चैट पर। जी जी, नहीं मैंने कहा सर ये स्क्रीन हटा लेते हैं, ये अपनी ये जो स्क्रीन है ना ओके, जो आपने डिस्प्ले कर रखा है उसको हटा लेते हैं। हाँ यस ठीक है। सभी लोग अनम्यूट हैं, आप किसी का कोई प्रश्न मतलब पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय डिग्री साहब धन्यवाद देंगे। सर एक चीज बताइए, जैसे अपना मोबाइल हम लोग इंटरनेट से या किसी चीज से खुला रहता है, तो क्या हम कोशिश करें कि उसको बंद कर दें जब तक ऐप यूज नहीं कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं वो वर्किंग चलती रहती है अपनी ना? इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका खुद का नेटवर्क है, आपका खुद का वाईफाई है, आपके ऑफिस का, घर का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक तो सजेशन करूंगा, ओपन वाईफाई, खुला वाईफाई कहीं मिल रहा हो, आप फ्री में वाईफाई मिल रहा हो, आप यूज मत करिएगा। ठीक ठीक, फ्री जैसे वाईफाई मिलता हो आप यूज मत होटल करिए। होटल में ओपन जाते हैं, पब्लिक वाईफाई आती है। हम्म, हाँ, होटल में जैसे जैसे जाते कोई हैं होटल में। साइबर कैफे में आप बैठे हो, कोई होटल में बैठे हो, वो कह रहे हैं साहब हमारे यहाँ नेट फ्री है, आप वाईफाई यूज कर लीजिए। तो हम्म आप जब उस वाईफाई को यूज करते हैं, उस वाईफाई से कई लोग कनेक्टेड होते हैं, उसके माध्यम से वो आपके कंप्यूटर तक, आपके मोबाइल तक पहुंच जाते हैं। तो हम्म आपके घर का कोई वाईफाई है तो उसको आप कोई दिक्कत नहीं है, आप समस्या नहीं है। हम्म, तो ये बात आपकी बहुत सही है। नहीं जनरली मेरा पॉइंट ये था कि जैसे मोबाइल के अंदर हमारा वाईफाई या कोई चीज़, तो उसमें हमारी ऑपरेशन चलती रहती है ना, मतलब अगर किसी को कोई एक्सेस कर चलने रहे तो दीजिए, एक्सेस। उससे कोई फर्क नहीं है। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल ऑन 24 घंटे। बस एक तो जीपीएस यानी लोकेशन को आप बंद रखिए, और आप अननोन एप्लीकेशन को एक्सेस मत करिए। थोड़ा देखते रहिए मेरे मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन है, लग रही है कि काम की नहीं, उन्हें हटाइए। और ऐसा नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग अगर मैं आपको करूंगा या कोई ऐसी चीज करना चाहूंगा तो आपके यहाँ इंटरनेट होना जरूरी है ना। आपको अगर मैं व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा हूँ, आपको इंटरनेशनल कॉल आ रहा हो, आपके बच्चा या कहीं बाहर से विदेश से कोई कॉल आ रही हो, तो उसके लिए वाईफाई या आपका इंटरनेट होना जरूरी है। तो इंटरनेट बंद करना तो कोई लॉजिक नहीं, बस सावधान रहना जरूरी है। वही वाली बात में चार पांच चीजें हैं, जैसे ओटीपी किसी को मत दीजिए, अननोन ऐप मत खोलिए, लोकेशन किसी को मत दीजिए। यही चीजें, पांच सात चीजें जो मेन, पांच सात, बिकॉज हम लोग एल्डर्स हैं। आज के यंगर लड़कों को तो बहुत फास्ट एप्लीकेशन आती है। हम लोग बस थोड़ा सा घबराते हैं, भाई यार इसके ज्यादा पंगों में मत पड़ो यार, हैं। तो हम लोग के लिए पांच सात पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो अगर दोबारा नटशेल में दे देंगे, 5 पॉइंट या 10 पॉइंट है, हम नोट करें भाई ये पांच सात चीजें हैं, इनमें नहीं जाना। ऐप में मत जाइए, वो मत जाइए, चार पांच जाइए, ओटीपी मत दीजिए। बिकॉज हमारे लिए वो बहुत, अदरवाइज हम, हमारे साथ भी हो चुका है, बच गए, कई बार बच गए हैं, पर्सनली बच गया हूं मैं। तो ओटीपी चक्कर दे देता, पूरा बैंक की डिटेल दे देते हैं। ये आज जैसे बिजली का बिल की बात आ जाती है, आपका बिल कट जाएगा, बार बार फोन फोन आ जाता है। तो गलती से शुरू शुरू 2 साल पहले फोन कर दिया था, तो बच गए, लेकिन लकीली टाइम से बच गए थे। तो नमस्कार सर। हाँ जी, पूछिए जी आप। नमस्कार। अच्छा हाँ, बताइए। नमस्कार सर। सर एक तो ये पूछना है कि हम किसी भी होटल में जाते हैं तो हमेशा फ्री वाईफाई होता है और हम हमेशा यूज करते हैं, मतलब चाहे वो छोटा होटल हो या बड़ा, शुड बी यूज, हमें वो वाईफाई यूज करना चाहिए? नहीं, नहीं करना चाहिए, अच्छा, नहीं करना ठीक है चाहिए, सर। क्योंकि वो वाईफाई से यूज करने से हमारा, आपके पास अगर अगर बहुत जरूरी है, आपका नेट नहीं काम कर रहा हो तो बात अलग है। तो मान लो होटल में ऐसा कमरे में बैठे, वो अलग बात है। बाकी जहां तक होता है,
आपको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके बहुत सारी चीजों में वो एंटर हो सकता है। अगर मैं आपके वाईफाई, आप मेरा वाईफाई से मेरे नेटवर्क में आ गए ना, तो आपका अगर मोबाइल डिवाइस है ना, और मैं बहुत अच्छा हैकर हूँ, तो मैं उसके माध्यम से आपके मोबाइल में घुस सकता हूँ, आपके कंप्यूटर, आपकी इंफॉर्मेशन चुरा सकता हूँ। सर जैसे अभी मेरे पास कल ही कॉल आया कि मैं मिलिट्री ऑफिसर हूँ, लाइक डायरेक्ट नहीं आता, जब किसी के थ्रू आता है, जैसे मेरे स्टाफ में डॉक्टर हूँ, मेरे स्टाफ ने मुझसे कहा कि ये एनडीआरएफ का ऑफिसर है, और उसने मुझसे बोला कि हमें अपनी कंसल्टेशन करानी है आपसे, और उसने मुझसे बोला कि हम आपको लाइक हमें आपको पे करना है, तो अपना पेटीएम नंबर दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, मेरी रिसेप्शन का ले लीजिए। और देन मैंने कहा क्यूआर कोड भेज सकती हूँ। मुझे कुछ समहाउ कहीं इंट्यूशन सा हुआ। तो वैसे तो एनडीआरएफ पेशेंट बहुत आते हैं, बट वो था कोई मिलिट्री ऑफिसर, बोला गेट पास बनवाना है, और तुरंत उसने मैंने जैसे ही कहा कि नहीं मैं अपना पेटीएम नहीं क्यूआर कोड दे रही हूँ, उसके बाद उसका स्विच ऑफ कर किया, और उसके बाद उसका कोई नंबर ट्रैक। तो ऐसे जो नंबर है उसको मुझे कहाँ अपलोड करना होगा सर? चक्षु, चक्षु पे चक्षु आपको पर, जानकारी देनी चाहिए। ठीक है। चक्षु और पे सर आप उसका हमारे घर नंबर जी, बताइए, कॉल हाँ आइए, टाइम बताइए, इतने बजे कॉल आइए, ये सारी चीजें जानकारी आप चक्षु पे डाल देंगे ना, तो फिर बचाव ठीक, हो जाएगा। ठीक है। और सर जहां तक मोबाइल फोन खोने का है, मैंने अभी 6 मंथ बैक ही आईफोन खोया अपना, और मेरी भांजी काफी इसमें मतलब काफी वो मोबाइल और ये सब चीजों को पता रहता है उन लोगों को, आईफोन को वो ट्रैक करती रही, और हमने पुलिस थाने में भी वो किया कि वो आईफोन अब यहाँ पर है, मंगोलपुरी के पास है, फिर वो जयपुर चला गया, फिर वो नेपाल चला गया। हम सब ट्रैक करते रहे, मगर हमें पुलिस की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। लाइक हमने जब पुलिस वालों से कहा, तो बता मेरे बेटे ने कहा कि ये इतना टाइम वेस्ट है, उन्होंने ऐसे मतलब उसको रिकॉर्ड किया जैसे ये हमारे पास यही काम रह गया कि हम आपका ये फोन ही ढूंढते रहेंगे। और फिर जब जयपुर चला गया, मैंने किसी और से कहा, तो उसने बोला कि जयपुर और दिल्ली की पुलिस जो है आपस में वो नहीं कर पाएगी, उनको 6 लोगों को ले जाने का आपको पैसा देना पड़ेगा मैडम, और ये और वो। फिर हम चुप हो गए, मगर हमें ये पता लग गया वो नेपाल तक पहुंच गया। बाई चांस आपने जो बात कही, वो आईफोन को वो मेरे पास लिंक भेजते रहे कि इसे ट्रैक करने के लिए आप ये हम आपका भेज देंगे, तो कुछ सेम ऐसा ही हुआ जैसे सर आपने बताया, कुछ सेम। और फिर हम जो है बच गए, हमने उसको नहीं वो उस लिंक पे हमने वो नहीं किया, वो मेरे हमको मालूम था कि ये कुछ गड़बड़ है। जी सर। देखिए, मैं पुलिस में पहले, मतलब मैं जब मैं था तो मैं समझता था कि शायद पुलिस लापरवाही है, वो ध्यान नहीं देते, पर रियलिटी ये है कि उनके पास है ना, अभी इन दिनों में, चूंकि मैं तो टेक्निकली स्टाफ हूँ, पुलिस पे नहीं हूँ, अभी रिसेंटली सभी पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी इलेक्शन, और कंटिन्यूस इलेक्शन थे, मतलब एक एक रात को इलेक्शन करके आए और कल सुबह पता लगा आपको दूसरी जगह जाने, कंटिन्यू इलेक्शन। और जो थाना था, यानी जो हमारा साइबर थाना, वो हम जो टेक्निकल व्यक्ति है ना, उनके भरोसे चल रहा था, हम लोग संभाल रहे थे। अब कोई पैसे आ भी गया तो हम संभाले। तो हमें पता लगता है कि उनको 1000 काम दिए जाते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो ऑब्वियसली उतना एकाग्रता नहीं आती है। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिए। अब जो नई सरकार आ रही है ना, उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर और रूल पे बहुत अच्छा सिस्टम बना है। बस जैसे ही हमें पता लगा कि अभी ओटीपी वगैरह आने का जो सिस्टम है वो भी चेंज होगा, अभी हमें वो सब ध्यान में आ रहा है, वो सब उस फेज में है, लेकिन इलेक्शन की वजह से वो रुक गया। तो आपको ये अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, इसमें आपको ही अपना बचाव रखना है, अभी तक तो है, बाद में ये ऐसा सिस्टम बन जाएगा ना कि सारी पुलिस जो है ना, वो चाहे राजस्थान की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की है, वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, क्योंकि साइबर क्राइम है ना, एक जगह से हो रहा है और उसका लिंक दूसरी जगह से। तो पुलिस पुलिस बदलेगी, वहां की पुलिस नहीं जाएगी, ऐसा नहीं होगा। एक थाना बनेगा साइबर का, वो सभी जिलों में एक जैसा होगा, वहां वालों को यहाँ बोल दिया जाएगा, वो पकड़ के ला सकेंगे। इस तरह के नियम बनने वाले हैं। थोड़ा सा अब ये नया फेज है, इसलिए समय लगेगा मैडम। थैंक यू सर, नई थैंक यू वेरी मच। नई सरकार आ रही है। चलिए साहब, कोई और किसी जी कोई जी। प्रश्न पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर सर एक चीज है, जैसे हम लोग मोबाइल के अंदर जो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो डाउनलोड कर लेते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, तो क्या बचना चाहिए उन चीजों से हमको? बहुत सी साइट्स हम नहीं, लोग। आपके मोबाइल की जो ऐप है वो अपडेट होती है। ऐप, जितनी भी ऐप है, उनको हमेशा अपडेट करना चाहिए, क्योंकि वो ऐप जो होती है वो कोई ना कोई हैकर ने हैक किया है, उसमें कोई गड़बड़ी कर दी, उनको पता लगा, तो उसको अपडेट करती है। तो आपको अपडेट करना चाहिए आपकी मोबाइल ऐप। बस ये ध्यान रखिए कि समय समय हर सप्ताह में एक बार चेक कर ले कोई अपडेट है क्या,
है तो उसको अपडेट कर ले, अपने मोबाइल को अप टू डेट रखिए। और बहुत ज्यादा पुराना फोन मत रखिए, 2-4 साल हो जाते, 5 साल हो जाते हैं, हम वही फोन को यूज करते रहते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स यूज करते हैं या आपका थोड़ा सेफ रहता है, तो आप फोन बदल दीजिए, क्योंकि जितना पुराना फोन होता है उसकी उतनी ही डीमेरिट्स। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां पे मैंने इस मोबाइल में कुछ कमी ढूंढी, मैं जाके वहां डाल देता हूँ, किसी और ने ढूंढी, मैं वहां जाके लिख देता हूँ कि ये कमी है। तो जितना पुराना फोन होता रहेगा उसकी कमियां उतनी जगह वहां उनको लिखित में मिली रहेगी, पड़ी रहेगी। तो उसको हैक करना, उसको खराब करना आसान होगा। मुझे अगर पता लग गया कि अरविंद जी के पास ये मॉडल का ये फोन है और इस फोन में क्या क्या कमियां हैं, वो मुझे वहां डार्क वेबसाइट पे सर्च करने पर मिल जाएगी कि इसमें ये कमी होती है, इसमें ये कमी होती है। मैं उस कमी को ध्यान में रखते आपको टारगेट बना सकता हूँ। लेकिन थोड़ा स्मार्टफोन होता है, थोड़ा मतलब नया फोन होता है, नई टेक्नोलॉजी का होता है, उसकी कमियां ढूंढने में समय लगता है, तो आप थोड़ा बच जाते हैं। ये एक फंडा है। यानी कि 2 साल में फोन चेंज कर लेना चाहिए अपना ना। नहीं मतलब बिल्कुल ये सही कह मुश्किल रहे तो हैं। आप लोगों को अभी इतने दिनों में तो योग और गायत्री के बारे में पता लगा, ये शायद आपको पहली बार सुनने मिला है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, और उसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। मैं गायत्री गायत्री बताएगा, सद्बुद्ध सन्मार्ग पे ले जाएगा जो भी बताएगा। देखिए, नहीं नहीं, अगर जो व्यक्ति गायत्री की साधना करता है ना, उसका हाँ बिल्कुल, लालच, वासना और अज्ञानता तीनों ही दूर होती है। हाँ बिल्कुल लालच बिल्कुल। लालच वासना, अज्ञानता और साइबर फ्रॉड में फंसने के तीन ही तरीके हैं। या तो आप लालच से फंसेंगे, वासना से फंसेंगे, जो हमारे आर्मी में अभी हनी ट्रैप होता है, ये वासना के कारण हो रहा है, तो वासना से फंसेंगे, या फिर अज्ञानता से फंसेंगे, तो तीनों से आप बच जाएंगे। बिल्कुल सही। नहीं वो गुरुदेव का थॉट है ना, सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो। आप सरल सजग भी रहिए, बहुत है। सहज रहिए, सजग भी रहिए ना साथ में। और एक बात और भी है, जहाँ जितना बड़ा चारा होगा वहां उतना बड़ा जाल होगा। आदमी जो है जाल को नहीं जी देखता, डॉक्टर चारा साहब। देख लेता है। और गुरुदेव का एक थॉट है बेटा, धूर्त और मूर्ख ये दोनों का सामंजस्य है। धूर्त जो है मूर्खों को ढूंढ लेगा। तो डिपेंड करता है कि हम कितने उससे बच सकते हैं। चलिए चलिए देवी क्लोज करें, कोई प्रश्न नहीं है किसी का? आप शिवकुमार जी बहुत 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 बड़ा टेक्निकल बताया, आप इस लाइन में हैं इसलिए बता रहे हैं। हम लोग के लिए समझना मुश्किल है, आज की जनरेशन तो सब बहुत समझती है, लेकिन हम लोग को तो अवॉइड ही करते रहते हैं भाई यार। एक चाहे अब एंड्रॉइड ले लेते, एप्लीकेशन 3-4 ही यूज करते हैं हम लोग, तो फिर भी ये चीजें आ जाती हैं, वो फंसने की तो, फंसाने वाले तो फंसाते हैं। बचते रहे, हम भी बचते रहे बड़ी मुश्किल से। और तो आज का बहुत लाभदायक हो, जिसने भी सुना है और आंखें खोल दी अपने कई चीजों के लिए। एक नंबर 1565 ऐसा भी नंबर है कोई साइबर क्राइम का, आपने वो नंबर बताया नहीं तो। जी जी, एक्चुअल में 1930 मैं पूरे ऑल ओवर, जो हमारे जैसे हमारे यहाँ बीकानेर के लिए हमने एक अलग नंबर रखा हुआ है, 78 से शुरू होता है, 77778 नाम से। वो हाँ जी, हमने हाँ आपको जी। इसलिए, वो हर अपने अपने जो जिला है उसका एक अलग नंबर भी बना रखा है, जिसपे हेल्पलाइन नंबर है। तो वो मेरी अगली नहीं, स्लाइड पे ये वो नंबर नंबर है था। मेरे पास, तत्काल नंबर इमरजेंसी साइबर क्राइम 155260। एक नहीं वैसे मिनट। 1930 ही है मेरे ख्याल से। नहीं, ये मेरे पास कल साइबर फ्रॉड पर के लिए एक ही नंबर है, वन वन नाइन नाइन थ्री थ्री जीरो आपने क्या नंबर बताया डॉक्टर साहब? वन डबल फाइव देवी टू सिंह सिक्स बताइए। जीरो 155। 260। नहीं ये कैसे हो जाएगा, इतना लंबा कोई होगा, 4 डिजिट नहीं, चार। ये नहीं, पहले नंबर था, अभी जो चल रहा है ना ये भी नंबर सही है, ये नंबर सेव है मेरा, और ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। हम्म, हाँ जी, नंबर 1930। ठीक है। ये वहीं हाँ चला जी, हाँ जी, हाँ जी, आपका ठीक। ये वही जो चला। नंबर पे ट्राई करेंगे ना, तो बोलेगा वही कि हाँ आपका जी। स्वागत है 1930 पे। तो ये दोनों एक ही नंबर अच्छा, पे है, वो नंबर अलग है, चला वहीं जाएगा ये। अच्छा, अभी मैंने कॉल किया ठीक आपके है। कहने पर, तो वो मुझे हाँ कह रहा है ठीक, आपका 1930 पे स्वागत है। ओके ओके, ठीक ठीक। उसको भी 1930 ही नोट कर लेते। ठीक, थैंक यू। सर इसका बहुत पार्ट अच्छा। टू भी ले सकता है क्या? और हम्म। एक चीज, अभी मुझे कुछ स्टूडेंट, जब मैं स्कूल में गया, सोफिया स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल ही वहां पे, तो बच्चों ने पूछा कि हमारे माता पिता हमें अगर कोई कॉल करे अनजान नंबर से,
तो हम अगर ये मान लें कि वो फेक है तो हमारी कम्युनिकेशन टूट जाएगी। अगर वो मुझे कुछ बात कहना चाह रहे हैं, हम कैसे माने कि वो सही है कि नहीं? वो आवाज से आवाज उनकी बदल सकते हैं, फोन हमें करे इमरजेंसी पे, या हम भी अगर माता पिता को फोन करें अनजान नंबर में, तो उसका क्या तरीका है? तो एक तरीका उस समय मैंने उन्हें बताया और वो सटीक बैठा, और मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि आप भी अपने घर पे उस चीज को ट्रैक को यूज कर ले। आप अपने घर पर एक बातचीत करने के लिए कोड बना लीजिए अपने आसपास, और जब आपको लगे कि ये फेक कॉल है तो वो कोड अपने जो अपने रिलेशन एकदम रात दिन रात बैठते हैं, तो वो कोड आप जरूर पूछ सकते हैं कि भैया वो कोड बता दो। जैसे आर्मी पुलिस वाले फौज वाले कोड पूछते हैं, तो एक कोड पूछने से आपको कंफर्म हो जाएगा वो व्यक्ति आवाज बदल के बात कर रहे हैं वो क्या है, नहीं कि भैया कोड क्या है जो आपने बना रखा है। तो परिवार के व्यक्ति अपना एक कोड बना के रखिए, इमरजेंसी में हो, जय गुरुदेव या कुछ भी ऐसा कोड हो, सीधा वो कोड पूछिए, आपको पता लग जाएगा हाँ ये व्यक्ति सही। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। जैसे मेरे ख्याल से जैसे अगर आपने जो आपका कोड किया तो वो तो वहीं से हो सकता है, कर लो अपना फोन ही रख देगा फौरन। अगर आपने क्या कह रहे हैं? नहीं पूछ लिया कि कोड क्या है तो हो सकता है फर्जी आदमी तो फोन नीचे रख देगा अपना टोटल। हाँ तो ठीक, बच तो गए ना, बच तो गए ना, बच तो गए ना फिर। आप बच जाएंगे ना, हाँ आप बच किसी गए। चीज से बच गए ना अपना। वही ना, गुरुदेव का थोड़ा सरल रहो, सहज रहो, सजग रहो बस। हाँ चलिए देवी साहब, तब गुरुदेव की कृपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपका आगे स्वागत रहेगा अगले अगले प्रोग्राम में, सेकंड नेक्स्ट की सीक्वेंस में। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय देवी साहब, धन्यवाद आदरणीय शिवकुमार शर्मा साहब, आपने समय का समय दिया। और मैं क्या सर इसका एक सेकंड पार्ट भी हम लोग ले सकते हैं सर क्या? क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें मैं समझता हूँ रह गई होंगी, जैसे कि 6-7 डिपार्टमेंट्स हैं आपके साइबर के जो वर्किंग कर रहे हैं, मतलब तो उस वर्किंग में कैसे कैसे साइबर का अलग है, मतलब फॉरेंसिक का अलग है, मतलब वो ये डिस्कशन का विषय है या नहीं, मतलब ऐसा थोड़ी और जानकारी मिल सकती है मतलब धाराएं, साइबर की एक्ट हाँ की जैसे धाराएं क्या ना? आज जिस तरह से मतलब और चीज़ चल रही है, मतलब जानकारी मिल सकती है। देखिए, मैं चूंकि टेक्निकली फील्ड से हूँ, मैं ये ठीक चाहता है हूँ कि मैं तकनीक से लोगों को जागरूक करूँ, ठीक है ठीक है। है ना? हम धाराओं पे काम इसलिए नहीं करते कि ये बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए ये हाँ बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी जरूरत बनाते नहीं। हैं, ठीक है ठीक। ना? और वो याद भी नहीं रहेगी। हम तो वो तरीके यूज करें जिससे बचाव हो जाए। ठीक बात है, ठीक है, तो बहुत बहुत खातरी ठीक है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। अब जैसा कि विचार किया था 3 बार ओम के नहीं साथ है, जरूरी नहीं है। हम ऐसा है 3-4 महीने में दोबारा लेंगे, जी और जी नई चीजें जब आएगी तो उसको हम जरूर कर लेंगे। तब तक हमें अपने और भी अब नई चीजें पता लगी कि चुनाव के अपने बाद कुछ और नए अमेंडमेंट आएंगे, तो मैं अब दोबारा जब जैसे भी होगा मैं फिर दोबारा करूँ। जैसे आपने कहा नई सरकार आएगी, कोई बहुत कोई अमेंडमेंट आएंगे। आएंगे आएंगे। मैं क्या साइबर 1 क्राइम में जुलाई से वार्ड में, काफी रूल्स बदल रहे हैं, अरविंद जी को पता है। साइबर क्राइम में हम शायद वार्ड में हम 10वें नंबर पे शायद है ना, जहाँ पर हमारे चल रहा है वार्ड में पूरे 10वें नंबर पे शायद हम लोग आते हैं साथ में। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि विचार के साथ और 3 बार उनके साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, 2 स्थितियों में प्रत्येक वस्तु बहुत मूल्यवान है। 2 स्थितियों में प्रत्येक वस्तु बहुत मूल्यवान है, उस वस्तु को पाने से पहले और खो जाने के बाद। उस वस्तु को पाने से पहले और खो जाने के बाद चीजों व व्यक्तियों का ध्यान व सम्मान करना सीखो जब वो तुम्हारे पास हो। चीजों का ध्यान व सम्मान करना सीखो जब वो तुम्हारे पास है। आइए 3 बार उनका चयन करते हैं। शांति 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 शांति। सभी पढ़ यस यस अभी। सभी पढ़ ओके, हाय रिया। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिः